टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 31 दिसंबर 2021 के साल का आखिरी दिन। 2021 में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, कुछ अच्छी और बुरी यादों के साथ अब हम बढ़ रहे हैं 2022 की तरफ और अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं नए साल की तरफ। लेकिन हमारी ये दुआ है कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों का साल साबित हो। आमीन, ये हम सब की दुआ है। हम कोशिश करते हैं कि आज हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं, ख़ास करके अपनों के लिए, कि हमारे जाने के बाद उनको किसी का मोहताज ना होना पड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि कल किसने देखा है, हमें नहीं पता आज हम यहाँ हैं, कल हम कहाँ हों। लेकिन हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें। हम अक्सर अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हम ट्रॉमा में चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी फैमिलीज़ किस तकलीफ़, किस कर्ब से गुज़र रही होती हैं, दूसरों के आगे हाथ फैला रही होती हैं, मोहताज हो रही होती हैं। ये देख के हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चाहते हैं कि अपनी फ़ैमिली को सिक्योर करें। जैसे हम कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू कर देते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं ताकि उसका रेंट आता रहे, लेकिन उसको ही मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत ही आसानी से, आपको पता है आपकी मदद कौन कर सकता है? हम अक्सर इस पार्ट को निगलेक्ट करते हैं। हम क्यों निगलेक्ट करते हैं? हम क्यों नहीं सोचते जब हमारे लिए आसानियाँ इतनी पैदा की गई हैं? लोगों के जहनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, सही है या गलत है, हम अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे कोई खा तो नहीं जाएगा, हमारे जाने के बाद क्या हमारी फैमिली को वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। हमने किसी को बुलाया है जो आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा काम है कि हम हमारी बहनों की, हमारी भाइयों की, सब लोगों का ख्याल करें। तो जनाब आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। हेड ऑफ़ पॉलिसी होल्डर आदमजी लाइफ इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट के हैं ये डॉक्टर मोहम्मद साकिब सईद खान। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि आदमजी लाइफ इंश्योरेंस क्या है? टू स्टार्ट विद मैं कहूँगा कि निफ्स सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आदमजी इंश्योरेंस 1960 से पाकिस्तान के लोगों के लिए इंश्योरेंस की सहूलियात मुहैया कर रहा है और इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कंपनी जो कि एक पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए हर किस्म की इंश्योरेंस की ज़रूरियात को पूरा करती है। और आप खुद माशाल्लाह 2010 से जी इस डिपार्टमेंट में 2008 के अंदर आदमजी इंश्योरेंस ने अपनी लाइफ सेक्टर का आगाज़ किया था और इससे पहले हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी विच इज़ बैक्ड बाय निशाद ग्रुप, MCB बैंक, एंड द ग्रुप इन इटसेल्फ इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर ग्रुप इन पाकिस्तान। आदमजी इंश्योरेंस ने अपने इर्तिका के बाद 2008 के अंदर आदमजी लाइफ ने स्टेडली ग्रो किया है और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो तेज़ी से ग्रो करती हैं उसमें आदमजी लाइफ का शुमार होता है। आदमजी लाइफ इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए तकरीबन अपनी 40 मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर तकाफुल भी है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ है, इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन 4 लाख पॉलिसी होल्डर, 4 लाख लोग हमारे साथ इंश्योर्ड हैं, जिसको आदमजी लाइफ ने 352 अरब रुपए की इंश्योरेंस कवरेज इस वक्त तक मुहैया की हुई है और तकरीबन 6 अरब रुपए के क्लेम्स हम सेटल करते रहे। पिछले 2 साल में आपने देखा है कोरोना वायरस ने जिस तरह से हिट किया था, लोगों को उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि इंश्योरेंस कितनी अहम है। जब आपका घर का कमाने वाला नहीं रहता, जब अचानक से अनसर्टेनिटी हिट करती है, उस वक्त लोगों को अंदाज़ा होता है कि यार ये तो सोचा ही नहीं था। सही, या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई बीमारी, खुदा ना कोई भी खास्ता अनसर्टेन चीज़ जिसके अंदर आपने
जो आप सोचते तो हैं कि यार हो सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं होगा शायद। हाँ। जिस वक्त वो सामने आती है उस वक्त आपको अंदाज़ा होता है कि कोई होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनीज उस वक्त आपके साथ खड़ी होती है और आपको उस वक्त उस मुश्किल सूरत हाल से निकालती है, आपको एक बहुत बड़े फाइनेंशियल हिट से बचाती है। एक चीज़ जो मैं आपको ज़रूरी है बताना यहाँ पर प्रीएम्बल के तौर पे वो ये है कि देखें, इंश्योरेंस का जो बुनियादी मकसद है वो प्रोटेक्शन है। इट्स अ बंडल प्रोडक्ट। जब आप ख़रीदते हैं तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि मैं अपना कोई रिस्क, कोई एक ख़तरा आगे इंश्योर करा रहा हूँ कि अगर ये ख़तरा खुदा न खास्ता मुझे दरपेश होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है उसके अगेंस्ट मुझे कंपनसेट करेगी। इन्वेस्टमेंट उसका एक सेकेंडरी पोर्शन होता है, जिसके बाद जो पैसा जाहिर सी बात है आप देते हैं उसमें रिस्क कवर करने के बाद कुछ पोर्शन उसका इन्वेस्ट होता है और वो भी फिर आपको आगे जाके मैच्योरिटी के ऊपर अदा होता है। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, देखें पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन 1% से भी कम है। 0.8% इज़ द लास्ट नंबर। इंटरनेशनली इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में लोग जीडीपी में अगर आप देख लें तो जीडीपी के अंदर भी 1% से भी कम हम कंट्रीब्यूट करते हैं, 1% से भी कम है जी। और हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, ठीक है, वो तकरीबन 3% तक जीडीपी है। हालात तकरीबन डेमोग्राफिकली वैसे ही, लेकिन इंश्योरेंस अवेयरनेस का फ़र्क है। हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, मुस्तकबिल की प्लानिंग में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में सब चीज़ें सोचते ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी लाइफ इंश्योरेंस को वो अहमियत नहीं देते जो दुनिया भर में दी जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। यहाँ पे कहते हैं कि हर किसी के लिए लाइफ इंश्योरेंस अफोर्डेबल नहीं होती, क्योंकि एवरी मंथ आपको एक सर्टेन अमाउंट निकालनी पड़ती है एक लंबे अरसे तक के लिए। देखें, लाइफ इंश्योरेंस अफोर्डेबल नहीं हो सकती, ये तो एक बात कहना ज़रा मुश्किल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 10 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप सिंपली एक टर्म लाइफ प्लान ले सकते हैं जो कि सिर्फ 4,000 रुपये, जिसको हार्डली 365 रुपये महीना के हिसाब से आपको मिल जाता है। इट्स एन अफोर्डेबल थिंग। 4,000 रुपये महीना, 4,400 रुपये साल के, आपको साल के 4,000-5,000 रुपये के अंदर आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक और की उसकी मिल बेनिफिट्स सकती है। क्या है? ठीक है, डेथ ड्यू टू एनी कॉज, डिसेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस अफोर्डेबल नहीं है। इंश्योरेंस है ही उन लोगों के लिए कि जो अपने रिस्क को कवर करना चाहते हैं। ये वही मिसकॉन्सेप्शन है जहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, एक बड़ी अमाउंट, और ये आसानी से अगर खुदा ना खासा कोई नागहानी आफत आ जाती है तो आप आसानी क्लेम कर सकते हैं। प्लीज़ ज़रा इसके बारे में ही बता दीजिए। देखें, आदम जी लाइफ ने एक चीज़ को जब एनालाइज़ किया तो ये अंदाज़ा हो गया, देखें वाई लोगों में क्या मसला है, क्यों नहीं लेते इंश्योरेंस। पता चला कि ट्रस्ट का प्रॉब्लम है। जो आपने कहा ना कि ट्रस्ट, पता नहीं मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है पैसा। ट्रस्ट को बनाते हुए हमने अपना विजन, मिशन, सब चीज़ें रिवाइज़ की। हमने कहा जी ट्रस्टेड इंश्योर बनेगी। उसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर एक, इंश्योरेंस कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, इट्स एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट, एक वादा है। वादे के लिए क्या ज़रूरी है? वादे के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का बंदा है, किस रेपुटेशन का बंदा है। हम पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट स्टेबल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास कोई लिक्विडिटी के, कोई फाइनेंशियल आउटकम्स के प्रॉब्लम्स नहीं है, जो आप हर किस्म की लिक्विडिटी के इश्यूज सेटल कर सकता है और क्लेम्स अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी प्रॉब्लम सेटल होते हैं। दूसरी चीज़ है स्पीड ऑफ सर्विस। डिजिटलाइजेशन आज का दौर है। आदम जी लाइफ के पास 360 डिग्री डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस मौजूद है। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपनी वेबसाइट के थ्रू खुद अपनी पॉलिसी की डिटेल्स रखें। ट्रांसपेरेंट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्लेम्स जो आप कहते हैं कि जी जब बंदा ही चला गया तो आप किस तरीके से क्लेम, उसका प्रोसेस बहुत आसान कर दिया गया। वेबसाइट्स के ऊपर, आपकी ऐप के ऊपर और एक फ़ोन कॉल के ऊपर भी आप अपना क्लेम रजिस्टर करा सकते हैं। हमारी क्लेम्स टीम आपकी सर्विसेज के लिए मौजूद है और वो तेज़ तरीन तरीके से आपको बिल्कुल कन्वीनियंटली इस क्लेम की अदायगी में आपको मदद देती है। सही। आप देखिए आदम जी, लाइफ इंश्योरेंस ने कितनी आसानी पैदा कर दी है आप सब के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सवाल करूंगी आपसे उस इन तमाम आसानियों के बाद भी कि कितनी, आपने बताया कि ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, अपनी अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लाइफ इंश्योरेंस को तरजीह क्यों नहीं दी जाती? पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो अवेयरनेस है इंश्योरेंस के बारे में वो बहुत कम है। एक तो लिटरेसी रेट हमारा कम है। दूसरा मसला ये है कि हम कभी भी जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इंश्योरेंस को अहमियत नहीं देते, हम उसे ख़र्चा समझते हैं। जबकि आप देखें, आप गाड़ी लेकर निकलते हैं, जब भी आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, आप उसे बग़ैर इंश्योरेंस की गाड़ी रोड पे लाने के लिए
आपको सोचना पड़ता है कि कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया। यार ये आप यहाँ अपनी पे लाइफ के बारे में नहीं कॉन्सेप्ट देते। नहीं है सीरियसली। इंटरनेशनली अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे गाड़ी को सबसे पहले इंश्योर्ड करवाना होता है, बिल्कुल। फिर आप उसको रोड पे निकाल सकते हैं। सेम गोज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस। आप लाइफ इंश्योरेंस के बगैर दुनिया भर में नहीं रह सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। हम अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, हम बैंक में पैसे रख लेंगे, सही। हम किसी और जगह प्रॉपर्टी में लगा देंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे जाने के बाद ये जो बेनिफिट है हमारी ज़िंदगी में ही, अगर हमें आज कोई मेजर इलनेस हो जाती है तो ये पैसे कहाँ से मैं लेकर आऊँगा, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसा निकालना पड़ेगा अपने खर्चे पूरे करने के लिए। उस वक्त ये इंश्योरेंस की ज़रूरत आपको महसूस होती है। लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना पहला स्टेप है पाकिस्तान में, अगर आपको इंश्योरेंस को फ़रोग़ देना है। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ तमाम इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं। SECP की मदद से और मीडिया की मदद से हम इंश्योरेंस एसोसिएशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर रेगुलर सेविंग, जिसे हम डिसिप्लिन्ड सेविंग कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके इस इंश्योरेंस को फ़रोग़ दे सकते हैं। और जो अमाउंट आपने बताई वो इतनी ज़्यादा है भी नहीं, बिल्कुल। बहुत आसानी से अफोर्डेबल है सबके लिए। नियत के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्यारों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अमंग ऑल दोज थिंग्स जो आप डे टू डे भागा दौड़ी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक अगर छोटा सा एक पोर्शन अपना डिसिप्लिन सेविंग का आप निकाल के रखें और उसको अपनी एक सही इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, रिलायबल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करें, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। सही बात है। देखिए हम अपना घर का रेंट भी तो निकालते हैं, हम डेली एक्सपेंस भी निकालते हैं, अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम वीकली आउटिंग का खर्चा भी निकालते हैं। हम जब तमाम चीज़ें और कहते हैं फिर आखिर में हम कमा किस लिए रहे हैं, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए तो कमा रहे हैं। जब ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं तो एक आप सबको चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी एक छोटी सी अमाउंट निकालें। और सिर्फ ये लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं है, ये हेल्थ की भी बात है। डॉक्टर साहब, इलनेस अगर खुदा ना खास्ता कोई हो जाती है तो उसमें तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपकी इंश्योरेंस रहती है। कोई एक आप कोई बात कहना चाहेंगे, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखें, इंश्योरेंस इसलिए नहीं है कि किसी ने मरना है, बिल्कुल। इंश्योरेंस इसलिए है कि किसी ने ज़िंदा रहना है। चाहे आप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप उनकी वेडिंग, शादी के बारे में सोच रहे हो, चाहे अपनी हेल्थ को या बच्चों की हेल्थ के बारे में सोचते हो, हॉस्पिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, इस हद तक अगर आप सोच रहे हैं कि जब मैं अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, जब मैं नहीं काम कर रहा हूँ, उस वक्त मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, अगर आप ये सब सोच रहे हैं, अगर आप एक बाशऊर इंसान हैं तो यकीन कीजिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। ठीक है, और इस सफ़र में हम आपके साथ खड़े हैं। आपके लिए 40 से ज़्यादा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आपको जिस तरह की ज़रूरत होती है, चाहे वो वेडिंग हो, सेविंग हो, प्योर प्रोटेक्शन हो, कोरोना कवर अभी हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये सारी चीज़ें कोरोना के अंदर इट वाज अ रियल मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर इंश्योरेंस कंपनीज के भाई अब वादा पूरा करने का टाइम आया है, पैसे दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लेम्स जो अपने कोरोना वायरस के सिलसिले में सामने आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पे किए और हमें इस पर फ़ख्र है कि हम लोग जो भरोसा करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। इसके अंदर आपको ये बात समझाता चलूँ कि अगर आपने भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली तो सोचिए कि क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आप अपने फ्यूचर के बारे में मुकम्मल तौर पे सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो शायद आज सोच लें, क्योंकि अभी सोचना ज़रूरी है। आज सोचेंगे तो आपको मुस्तकबिल का फैसला होगा। आज का दिन आपका मुस्तकबिल बनता है और आज का ही दिन तय करता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। हम इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं आज से 15-20 साल बाद की कि हम एक प्लॉट ले लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन अब अभी सोचें अभी क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आई होप कि हमारी आपकी बात हमारी आवाम तक पहुँचे, ये लोग इस चीज़ को समझें और अवेयरनेस मिले आपको कि भाई आपने इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बच्चों के हवाले से हो, आपने लेनी है। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। मुनीजा आप भी कहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज 2021 की जो है वो आखिरी दिन है, आखिरी जो है सुबह है और कल इंशाल्लाह 2022 की सुबह होगी। अल्लाह ताला सबके लिए खैर और बरकत के मामले करे और सबके लिए
आने वाला साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, तरक्की लेके आए और अल्लाह की रहमतें लेके आए। आमीन सुम आमीन। और आप भी हमें कॉल करके बताइए, क्योंकि हर साल के आखिरी दिन सब लोग कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और वो पिछले साल का रेजोल्यूशन आपने पूरा किया, इस साल किया कि नहीं किया ये भी बताइएगा। और इस साल आपका क्या रेजोल्यूशन है ये भी हमें बताइए, क्या सोच रहे हैं आप, क्या करना है। वैसे मुनीज़ा आपका क्या रेजोल्यूशन? अच्छा पता है मैं ये सवाल का जवाब मैं सोच के मुझे पता था वर्दा पूछेंगे। चलो मैं सवाल चेंज कर देती हूँ, पिछले साल क्या रेजोल्यूशन था? पिछले साल का छोड़े, वो तो कोई लिया ही नहीं था। इस साल का टू बी ऑनेस्ट मैंने जो बी ऑनेस्ट यू शुड बी। यस जो मैंने सोचा है वो ये कि मैं जो है ना अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखूँगी, जो कि मैंने नहीं करा। और दूसरा ये कि अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा से टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूँगी, कि जो कि हम जो है ना कहते ज़रूर है और करते नहीं हैं। तो ये है कि अपनी फैमिली के साथ, और दूसरा ये कि अपना जो है खाना जो मैं खाती हूँ मैं हेल्दी फूड की तरफ जाऊँगी, इसलिए नहीं कि मुझे पतला होना है कि मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बस ये मेरे रेजोल्यूशन, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसको पूरा करने की जो है वो हिम्मत दे। और ये रेजोल्यूशन मैं एक हफ्ते बाद पूछूंगी, मुनीज़ा कहाँ तक पहुँचा? हेल्दी फूड, जंक्स को टाटा बाय बाय किया कि नहीं किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोशिश पूरी है। बाकी देखें हफ्ते में एक दफ़ा तो चल ही जाता है। वही तो चलता है। अच्छा मुनीज़ा आज बताएं, क्या बेचारी सुबह सुबह मुर्गी को आपने टांगा हुआ है? आज हमने क्या बना रही हैं आप? वो आज हम बना रहे हैं पूरी चिकन, सालिम चिकन। उसके अंदर जो जिस तरीके से सालिम बकरा बनता है उसके बीच में चावल फिल करके बनाते हैं, उस तरीके से हम बना रहे हैं। और आपको बताएंगे जो अफगानी पुलाव जो बनता है इसके साथ, जो किशमिश और गाजर के साथ जो बनता है, स्टफ चिकन जो बनती है। स्टफ ये चिकन, इसके अंदर आप चावल स्टफ करेंगी या ऊपर से? ऊपर भी रखेंगे और स्टफ़ भी करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो इसमें आएगी नहीं। तो जितनी आएगी स्टफ़ भी करेंगे और साथ में हम जो इसके साथ जो राइस जो है वो सर्व भी करेंगे। तो आइए इसकी जो है मैरिनेशन पे आ जाते हैं हम। ये रेसिपी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों के न्यू ईयर पार्टीज़ होती हैं या दावत हो रही है, आप किसी को बुला रहे हैं घर पे, तो ये आप ये बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा। जैसे एक बात है मुनीज़ा, मुझे बताया ऐसा क्यों होता है कि चाहे दावतों में हम कितने ही, आप भी मुझे कॉल करके बताइएगा, वैसे हम दावतों में कितने ही खाने रख लें, निहारी, कौरमा, ये वो, और लेकिन जब आप कोई बकरा पूरा का पूरा या फिर कोई पूरी पूरी चिकन आप रखते हैं साबुत और साथ में राइस, तो उसका एक अलग ही चार्म आता है ना, एक अलग ही अट्रैक्टिव। सब लोग सब डिशेस को छोड़ के उस पर नजर जाती है कि भाई पूरा पूरा बकरा रखा था या पूरी साबुत मुर्गी रखी थी। क्यों ऐसा क्यों? बस वो एक अट्रैक्शन होती है ना इस तरीके से। देखिए नॉर्मली हम लोग बना नहीं रहे होते, हम चिकन के पीसेस कर रहे होते हैं, तो एक अट्रैक्शन हो जाती है कि हाँ यार होल चिकन है, इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का होगा और बड़ा उनके माइंड में आता है हमारे, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हम वो चीज़ पहले पिक कर रहे होते हैं, उस चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि रेगुलरली हम इस तरीके के खाने नहीं बना रहे होते। अच्छा क्या किया आपने? इसकी मैरिनेशन में मैंने क्या किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च जारी है 1 टीस्पून, मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से। बहुत से लोग हरी मिर्चें देख के आजकल बड़ी तेज हरी मिर्चें आ रही हैं। ओए होए, मैंने अच्छा खासा खाना पकाया, उसमें 2 हरी मिर्चें ऐसी खुशबू के लिए डाल दी, वो भी मोटी वाली हरी मिर्चें, वो मिर्चें तेज। वही ना, इस सीज़न में जो है ना जो सब्जियां आती हैं ना, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है वेजिटेबल्स खाने में, और तरह तरह की, और ग्रीन्स कितनी अच्छी आ रही होती हैं, मज़ेदार सी। अच्छा हमने हल्दी 1/2 टीस्पून ली है, गरम मसाला 1 टेबलस्पून भर के लिया है, साथ इसमें चाट मसाला जा रहा है 1 टेबलस्पून, ठीक है, बहुत अच्छे सा फ्लेवर देगा। इसमें काली मिर्च जा रही है 1 टीस्पून, जर्दे का रंग जा रहा है 1 टीस्पून, जर्दे का रंग भी है इसमें, कलर आएगा, बहुत कलर आएगा, ठीक है। और लेमन जूस डाले हम 2 से 3 टेबलस्पून, इसको चटपटा सा और टैंगी सा और मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम क्या करेंगे कि चिकन को मैरिनेट करेंगे। आपने इसके अंदर आप चाहें तो और ज़्यादा आपको टेंडर करनी है तो आप 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दें, या 2 टेबलस्पून साथ में क्रीम ऐड कर दें, और 1 टीस्पून जो है हम इसमें मीट टेंडराइज़र ऐड कर रहे हैं, जो इसको जो है ना बिल्कुल अंदर से जो सॉफ्ट और वो जो जूसी और गलाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आपने ये चिकन बनानी है, आपने चिकन एक तो बहुत बड़े साइज़ की नहीं लेनी, क्योंकि हम लोग यूजुअली कहते हैं कि हम 1.5 किलो 1500 ग्राम पे जा रहे होते हैं। चिकन हमेशा जब भी लें 1000 से 1200 ग्राम की लें, वो चिकन आपकी टेंडर भी रहेगी, जूसी भी रहेगी। जितनी बड़ी चिकन पे जाएंगे इजीली कुक भी हो जाएगी, और जितनी बड़ी चिकन पे जाएंगे वो बहुत जल्दी ड्राई होती, मतलब वो ड्राई रहती है अंदर से ना, वो इतनी जल्दी मैरिनेट नहीं होती, जूसी नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करा करें 1000 से 1200 ग्राम के दरमियान की चिकन आप लीजिए। चिकन को मैरिनेट कीजिए। जनाब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आप लीजिए छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम चिकन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और इस वक्त मुझे बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी खट्टी खट्टी सी खुशबू आ रही है। वो खुशबू है चिकन के मसाले की और मुनीज़ा ने चिकन मैरिनेट कर ली है। मुनीज़ा, आप मुझे ये बताइए कि चिकन मैरिनेट करने से पहले, यानी कि हम जब आपके पास आए थे उससे पहले चिकन को आपने किसी पानी वानी में डिप करके रखा था या नहीं, जस्ट वॉश किया हुआ है आपने? मैंने जो है इसको पानी में डिप नहीं किया, सिर्फ वॉश करा था मैंने इसको। लेकिन बहुत से लोगों को होता है कि स्मेल का होता है, तो वो विनेगर और पानी के साथ भी इसको सोक करके और फिर उसके बाद इसको निकाल के और आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा, आप कट्स दिखाइए, आपने कट्स भी लगाए? अच्छा, मैंने देखें इस तरीके से जो है ना इसको ये कट्स लगा दिए, डीप कट्स लगा दिए, ताकि ये जल्दी से मैरिनेट भी हो जाए और सारा अंदर तक मसाला भी जाए, इसका फ्लेवर पूरा अंदर तक जाए इसका। और इसको अच्छे से मसाले से मैंने मसाज कर दिया है पूरा, और जो है बिल्कुल आपने आराम से इसको रब कर करके मसाला लगाने, ताकि जो है ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। लोग जैसे उन्होंने मसाला लगाया, ब्रश से ठक 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 और रख दिया, सही है, तो मसाला अंदर तक नहीं जाता। चिकन को हमेशा आपने पूरा मसाज देना होता है, प्रॉपर। थोड़ी मेहनत मांगती है, कहती भाई मुझे मजे से खाना है तो थोड़ी सी मेहनत भी करो मेरे साथ। बिल्कुल। तो अच्छा, इसके अंदर की साइड पे भी मैंने इसके मसाला लगाया है, इस साइड पे, ठीक है, ताकि अंदर भी हमारे फ्लेवर्स जाएं। उधर हमने राइस को भी फिल करना है, तो उससे हमारे राइस में भी इसके फ्लेवर्स आएंगे, तो बड़ा अच्छा सा इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, राइस मैंने यहाँ बॉईल करके रखे हैं, तो आप मुझे पास करेंगी ट्रे। अच्छा, ये आपने पूरे बॉईल किए हैं या हाफ डन किए हैं? ये मैंने हाफ डन करे। एक कनी चावल को मैंने बॉईल करा है, कम्प्लीटली नहीं करा। और आपने देखे मैंने इसमें फैला के ट्रे में इसके बीच में होल्स कर दिए, ताकि इसकी जो हीट है वो निकल जाए। और चावल जो है हम लोग क्या करते हैं कि बॉईल करते हैं और उसको रख देते हैं ऐसे ही, तो वो नीचे वाला चावल उसी की हीट में पक पक के वो बिल्कुल अजीब सा सॉगी सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और ऊपर का जो है वो खड़ा रहता है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। देखें, चावल हमारा अभी पूरा कम्प्लीटली कुक्ड नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इस तरीके से इसको राइस को फिल करेंगे। तो ये जो हमने मसाला भी अंदर डाला है, इसका फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर चावल में बहुत अच्छे से आएगा, और ये बहुत मज़े का जो है वो लगता है खाने में ना, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। मुनीसा, चावलों के अलावा हम और क्या क्या स्टफिंग कर सकते हैं चिकन के अंदर? चिकन के अंदर हम जो है ना आलू काट के, मतलब टोमेटोज, प्याज, ये सब, गाजर भी, पीस हैं, कॉर्न्स हैं, ये सब भी स्टफिंग कर सकते हैं इसके। बहुत से लोग इसमें वो भी करते हैं, ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग भी करते हैं, गाजर और ये सब तमाम चीज़ें ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके। डिफरेंट फिलिंग्स हैं जो आपको अच्छी लगती है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, टूथपिक की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये एक टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट की मदद से कैसे आपने करना है, ठीक है। आपने जो है ना दोनों साइड्स को इस तरीके से लेना है। हाँ, आप ये उस तरफ कैमरे में करके दिखाएं इधर, ताकि सबको नजर आए क्लियरली, ठीक है। इस तरीके से आपने लेना है और क्रॉस में इसको जो है ना लगाना है, तो ये ओपन नहीं होगा, ये इस तरीके से देखें, ये देखें। अच्छा, इसकी जगह आप चाहें तो थोड़ी बड़ी वाली शाशलिक स्टिक्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं। मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये आपने 2-3 लगाएंगे तो ये स्टिक होगी इस तरीके से। थोड़ी जान लगानी पड़ती है, बिल्कुल, लेकिन मज़ा भी तो तभी आता है जब जान लगती है। मेहनत करने के बाद जब आप जो बन के निकलती है ना, तारीफें होती हैं, तो फिर आपको लगता है पूरी मेहनत वसूल हो गई। हम बैठे हुए होते हैं, कोई तारीफ करिए, कैसा बना है, कैसा बना है। अच्छा, मैं तो खा नहीं रही होती, मैं वेट कर रही होती, अच्छा अभी कोई बोलेगा, अभी कोई बोलेगा, इस तरीके से होता है। यानी कि आप उनमें से हैं जो पहले दूसरों पर टेस्टिंग करती हैं और फिर कहती हैं कि सब सही है। वो रीज़न नहीं होता। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि कोई दावत होती है तो मुझसे तो नहीं खाया जा रहा होता, वो जब तक सब खा के चले जाते ना, तो वो एक रिलैक्सेशन हो जाती है, हाँ भाई सबने खाया, एंजॉय किया फूड, और फिर उसके बाद ये मैं हेल्प करूँ इसकी, आप इसकी लेग्स टाई अप करेंगी थ्रेड से? मैं करूँ हेल्प? थ्रेड जो है आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। नहीं, इट्स ओके, मैं हाथ धो लूंगी, नो प्रॉब्लम। ये देखें, हमने पकड़ लिया इसको ऐसे, इसको इस तरीके से। अब थ्रेड जो है वो हमारा आज रह गया है, तो हम इसको अभी डायरेक्ट इन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम स्टीम करने के लिए रख रहे हैं इसमें चिकन को। अच्छा, स्टीम करेंगे इसको? खाली स्टीम करेंगे, बिल्कुल। इसी के जूसेस में पानी छोड़ेगी, पकेगी, और बहुत अच्छी जो है ये इसी के फ्लेवर्स में हम इसको स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। ये इसी के उसमें जो है अपने ही जूसेस में पकेगी, इसका अपना फ्लेवर रहेगा। अच्छा, आ जाते हैं हमारे राइस की तरफ। हमने क्या करना है मुनीज़ा, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा पकने का कि चिकन अच्छे से अंदर से गल जाए? मैं कहती हूँ बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा आप छोड़ दें।
इसी का पानी रिलीज़ होता रहेगा, इसी में कुक करती होती रहेगी और बहुत अच्छे इसके फ्लेवर्स आते हैं। अच्छा, आपने मैरिनेट इसको ओवरनाइट करें, कोशिश करें, वरना 6 से 8 घंटे लाजिम इसको मैरिनेट करना है आपने। उसके बाद आपने इसको बनाना है। हमारे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए हम जो है जल्दी अभी कर बना रहे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। मुनीसा, ठीक है? इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम बिल्कुल। हमने मैरिनेशन करके एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके फ्रीज कर दिया। एल्युमिनियम फॉइल में या क्लिंग फिल्म में आपने इसको रैप करा और आप आराम से इसको जो है वो जब भी आपके कोई गेस्ट आए अचानक से आप राइस आपने बॉईल निकाला करके और कर लिया। बिल्कुल, बहुत। अरे वाह। और अच्छा, आप यकीन करें कि जब आप फ्रीज करके निकालते हैं और फिर बनाते हैं ना, तो उसका एक बहुत मज़े का जो है वो और ज़्यादा अच्छा उसका मसाला चढ़ जाता है और बहुत मज़े की बनती है वो। तो मैं तो ये करके रखती हूँ, इस तरीके से मैरिनेट करके रख लिया हमने। स्टफिंग नहीं करनी है उसमें राइस की, Stuffing आपने नहीं करनी सिर्फ है, मैरिनेशन सिर्फ chicken marinate करनी है आपने आपने। रखनी है। और ज़रूरी नहीं कि आप स्टफिंग करके बनाएं। सपोज कभी कभी होता है अचानक से घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो आपने चिकन निकाली, उसको डीफ्रॉस्ट किया आपने, और आप उसको वेजीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप अलग से पुलाव बना लें, जो राइस अभी मुनीजा हाँ। बना रही है, उसके ऊपर चिकन को बिठा दें और मज़े बिठा से दें। एंजॉय करें। बिठा दें, टेक्निक्स होनी चाहिए। हाँ भाई, चिकन बैठेगी ना आराम से स्टाइल से, के बैठी हुई है, वो बहुत खूबसूरत भी लगती है। बहुत क्यूट लगती है। अच्छा जी, हम आ रहे हैं हमारी जो है दूसरे जो राइस की हमने बनानी है रेसिपी, उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा, ये ऐसी राइस है कि आप ऐसी भी बना के और खा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये चिकन बना रहे हो, बटर। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं हेल्प कर रही हूँ यहाँ से। और क्या चाहिए मुनीसा? बस ओके। ठीक है। हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें हम जो है बटर ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बटरी सा फ्लेवर आएगा राइस में और बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है इसका। तो बटर हमारा जैसे ही मेल्ट होगा, हम इसमें जो है किशमिश ऐड करेंगे, गाजर। अच्छा, गाजर मैंने क्या किया, इस तरीके से कट कर लिए गाजर को, जूलियन। एक गाजर लिए, ये देखिए इतनी सारी हो गई, फाइन जूलियन हमने कट करा है। आपके राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा भी काट सकते। हमारे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चावल थे, तो हमने उस हिसाब से गाजर कर लिया। तो अपने हिसाब से आप कम बढ़ती कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वेजीज अच्छी लगती हैं तो आप आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा फाइन जूलियन काटेंगे तो वो थोड़ा सा थ्रेड्स की तरह नज़र आता है और अच्छा लगता है, और बच्चे भी खा लेते हैं। वरना तो ज़्यादा थोड़ा मोटा होता है तो बच्चे भी कह रहे होते हैं हमें नहीं खाना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम ये कैरेट्स ऐड कर रहे हैं। सही। इसमें मैं जो है वो 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। आप चिकन स्टॉक आपके पास है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये चिकन स्टॉक बना के हम ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर चावल ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, या चिकन पाउडर, चिकन क्यूब भी ऐड हाँ, करें? चिकन पाउडर, चिकन क्यूब ज़्यादा बेहतर है। चिकन स्टॉक जो ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा पानी हो जाए, कम बनाएं। हाँ कम बनाए, तो कम ऐड करें, क्योंकि चावल हमारा एक का नहीं है, तो थोड़ा सा पानी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसको हम इसमें अच्छे से थोड़ा सा सौते करेंगे, इसमें थोड़ा हाई फ्लेम पे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं किशमिश। ये इसको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी देगी और अच्छी लगती है खाने में इसके साथ। ये अफगानी पुलाव टाइप की कुछ मुझे अफगानी पुलाव टाइप का याद आ बन रहा रही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, नमक मैं इसमें शामिल इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने बॉइलिंग में चावल के नमक शामिल करा था और इसमें हमने चिकन क्यूब भी ऐड करा है, तो नमक इसलिए मैं बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करूँगी। और इसमें ऑलरेडी नमक होता है होता है चिकन क्यूब में या चिकन स्टॉक में ऑलरेडी नमक होता है, तो आप वो नमक बिल्कुल शामिल नहीं करिएगा। सही। ठीक है? ये देखें, ये हमारा चिकन क्यूब भी इसमें डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, और हमारे गाजर भी थोड़े से सौते हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर राइस जो है हमारे वो शामिल कर दूँगी। सही। हाफ टन जो राइस थे आपके, 1 कनी रखी थी आपने, वो भी आप इसमें हाँ। ऐड कर रही हैं। अब इसमें कुछ मसाले भी जाएंगे? नहीं, इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे, इसके ओके। अपने फ्लेवर्स होंगे गाजर का और इसका। ठीक है, बस अच्छा, इसको हम- कैरेट का जो अपना कॉल आएगा। हाँ। सही। ठीक है, चलें, इसको हम क्योंकि कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, खुशाब से मिसेस अब्बास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस अब्बास। वालेकुम सलाम, क्या हाल है वर्द बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आप हमें देखती हैं, हमारा शो पसंद करती हैं और हमें कॉल करती हैं। हाँ, मैं आपका हर शो देखती हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। जी, कुछ पूछना बड़ा- चाहेंगी? हमारी शेफ साथ खड़ी है हमारे। हाँ, उससे पूछती भी हूँ और आपकी थोड़ी तारीफ तो कर लो ना बेटा। जी? इतनी मुश्किल से तो आपकी थोड़ी तारीफ तो कर लो ना। इतनी मुश्किल से तो कॉल मिली है। ओह सो स्वीट। क्या कहा उन्होंने? समझ नहीं। अच्छा, मुझे भी समझ नहीं आया, वो कह रही कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे हर प्रोग्राम में जिसमें दिखाती हैं आप अच्छी लगती हैं, ओह हाउ क्योंकि स्वीट। आप बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया आपका। आपकी मैंने उस मेरा ख्याल है बुध वाले दिन मैंने कॉल की थी उस प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में वो बल्कि से कुछ वो वेट कम करने से पूछा था। मेरा नाम तो असल तनवीर है ना। जी जी। अच्छा अच्छा जी, याद आपकी कॉल आया? भी आई थी। जी 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 हाँ, जी हाँ, हाँ, जी, जी।
वो मुझे समझ नहीं आई थी। उन्होंने रोटी कौन सी मुझे कहा था, ये तो कहा था उन्होंने कि गंदम की रोटी नहीं खानी है, तो किस चीज की रोटी खानी है ये मुझे नहीं समझ आई थी। उन्होंने आपको जौ की या बाजरे की रोटी का कहा था कि आप बाजरे की रोटी खाइए, आप गंदम की रोटी अवॉइड कीजिए। हेलो, आओ, अम्मा की कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, और इतना अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कॉल करते हैं, आपको हमारा शो पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। तो एक ब्रेक का वक्त भी हो गया और यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म चावल और गर्मा गर्म मुर्गी, और हम कब तक इसको अभी बनेगा, थोड़ा टाइम है अभी, टाइम लगेगा। चलें जी, हम जाते हैं ब्रेक पे। और ब्रेक से चावल दम पे रख दिए, चावल से दम पे रख दिए इन्होंने, तो अभी हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और धुआं हो रहा है। और जनाब, हमने पहले एक शो किया था, हमने डेंटिस्ट से आपको मिलवाया था, डेंटल के ऊपर पूरा हमने हाइजीन पे, डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन पे हमने पूरा एक शो किया था जो आपने बहुत पसंद किया था। तो बड़ी मुश्किल से आज दोबारा से हमने उन डॉक्टर साहब को पकड़ा और हमने कहा आइए और हमें बताइए मज़ीद कि हम जो लोग डेंटिस्ट से इतना डरते हैं वो क्यों डरते हैं, और हमें स्केलिंग अपने दांतों की क्यों रेगुलर बेसिस पे करवानी चाहिए। तो आइए आपको मिलवाते हैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर अली से। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Varda. Thank कैसे you for डॉक्टर inviting me in winter. No, thanks for coming. And I guess I woke up 9 o'clock after 3 months. और सर्दी में 9 बजे उठना है। आप तो 9 बजे उठते हैं, हमसे पूछे हम कितने बजे उठते हैं, मेरी टीम कितने बजे उठती है। कैसी हैं आप? ठीक है। हम बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर्दियों में दांतों की शिकायतें बढ़ जाती हैं और उसकी वजह उससे पहले मुझे, हाँ जी बोलिए। उसकी वजह सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी, जी एग्जैक्टली। अच्छा, उससे पहले मुझे बताइए कि जैसे क्या साल का आखिरी दिन है, हम बात तो करेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मज़ीद मॉर्निंग शोज़ में जाके मुंह की सेहत की आगाही बढ़ाई जाए, अवेयरनेस देनी है, अवेयरनेस दी जाए, और साथ ही कुछ तब्दीलियां अपने अंदर भी लाई जाए, कुछ बेहतर पॉजिटिविटी लाई जाए, और जितना हो सके लोगों की हेल्प और अपनी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी जितनी बढ़ा सके बढ़ाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट ईयर जो रेजोल्यूशन लिया था वो पूरा किया? पूरा किया और उसके बाद उसको ख़त्म भी कर दिया। अच्छा। मेरा लास्ट ईयर रेजोल्यूशन था कि मैं वेट लॉस करूंगा। ओह, एंड ऑफ द ईयर फिर उसके बाद दोबारा से रिलैप्स हो गया, वेट गेन। ये सबका रेजोल्यूशन होता है, और किस किस का है? मेरे पीसीआर में मेरी टीम में किस किस का रेजोल्यूशन है कि उन्होंने वेट लॉस करना है। So what was your resolution? हमारी एक टीम मेंबर है हीरा, उनका एक रेजोल्यूशन है, वो 2 साल से ले रही है रेजोल्यूशन, है ना हीरा, और वो पूरा नहीं होता। So what was your resolution? अभी सोचा नहीं, मैं रेजोल्यूशंस नहीं लेती। Okay. हाँ, मेरा लास्ट ईयर मैंने कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया था, और मैं रेजोल्यूशंस नहीं लेती क्योंकि मैं कहती हूँ जिस वक्त जो लगेगा वो करना है उस वक्त कर लिया, क्योंकि आई थिंक हम सोच के चलते हैं तो हमारे जहन में बैक एंड कहीं ना कहीं Go with the flow. Let's go with the flow. एग्जैक्टली, लेट्स गो विद द फ्लो, कहीं चलता रहता है, तो इट्स ओके, लीव इट, जो जिस वक्त करना है उस वक्त देखा जाएगा। बीइंग अ डेंटिस्ट, आप क्या लोगों को कहेंगे कि आप इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है? ओके, डेंटिस्ट्री में अगर आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपनी लाइफ में लाना है कुछ, तो सबसे पहला ये है कि डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाना शुरू करें। ये एक बहुत अच्छा जनवरी में आप एक विजिट कर लें अपने डेंटिस्ट की, और जाके मसूड़ों की सफाई करवा लें अगर आपने एक साल में एक दफ़ा नहीं करवाई तो। 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है। 2 दफ़ा ब्रशिंग करना ज़रूरी है। घर पे एक माउथ वॉश होना ज़रूरी है जो कि फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते रहें अकॉर्डिंग टू देयर ओरल हाइजीन। अब माउथ वॉश भी इतने किस्म के आते हैं कि पता ही नहीं चलता है कौन सा सिलेक्ट करें। बाज़ तो बहुत ज़्यादा इतने कहते हैं ना तेज़ लगते हैं आपको कि कुछ देर के लिए, जो मिंट फ्लेवर के होते हैं, स्पेशली जो मिंट फ्लेवर होते हैं, आपने पानी के साथ मिला के ऑब्वियसली उसको कंसंट्रेटेड अमाउंट में यूज़ नहीं करना। अगर आपने यूज़ किया तो फिर यह है कि कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी भी हो जाती है, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है। तो आपने उसका एक रेशियो मेंटेन करना है पानी के साथ। एक जनरल रेशियो बता सकते हैं आप? आपने जो उसका जो कप होता है, जो उसके साथ उसका जो बॉटल का जो माउथ वॉश का जो कप होता है ऊपर का, उसको आपने हाफ पानी के फुल ग्लास में डालना है एंड देन रिंस करना है। अच्छा, उसको हाफ पानी के फुल ग्लास में डालना है? लोग पूरा डालते हैं या फिर पूरा उसी से कुल्ली करना शुरू करते हैं। हाँ, डायरेक्टली लोग ले लेते हैं। उसका फिर यह है कि टेस्ट भी थोड़ा सा बेरेबल नहीं होता और फिर छाले भी हो जाते हैं। नहीं, हकीकत बात है कि मुंह आपका सुन हो जाता है, आप कोई भी कुछ खाएं फ्लेवर नहीं आता आपको कुछ देर के लिए। अगर देखें अगर वो एंटी बैक्टीरियल है, जी जी, यानी कि क्लोरहेक्सिडीन अगर उसके अंदर है,
तो उससे फिर लोगों को दांतों में स्टेनिंग भी होना शुरू हो जाती है, ये मैं आपको बता दूं। तो वो माउथ वॉश हमेशा डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज़ करना है। हम तो जाके मेडिसिन ये काउंटर से उठा लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा प्रिस्क्रिप्शन देखे, फ्लोराइड वाले माउथ वॉश अलग हैं, एंटीबैक्टीरियल अलग हैं, मिंट वाले अलग हैं, बैड हेलिटोसिस के यानी कि बदबू के मुंह के बैड ब्रेथ एग्जैक्टली उसके अलग हैं। तो ये तमाम आपने डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही यूज़ करना है। इसी तरीके से टूथपेस्ट का भी है। लोग टूथपेस्ट कलर के हिसाब से यूज़ करते हैं कि ये पीछे ब्लैक कलर है तो उसमें फ्लोराइड कम होगा या उसमें ज़्यादा होगा। देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए है। ये सोशल मीडिया हमारी आसानी के लिए कि हमारी कंफ्यूजन के लिए? नहीं है, इट्स उसी को देख के लोग सीखते हैं ना कि आपने ब्लैक है तो उसमें फ्लोराइड नहीं है, आप ये यूज़ नहीं कीजिए। ये देखेंगे एक थोड़ी सी हाइपोथेसिस कुछ लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन है ऐसा नहीं। आपने डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के मुताबिक मसूड़ों से खून आने का जो टूथपेस्ट है वो अलग है, फ्लोराइड टूथपेस्ट अलग है, हर्बल टूथपेस्ट आते हैं कुछ वो अलग हैं। इसी तरीके से स्मोकर्स टूथपेस्ट अलग है, जो जिनके मसूड़े रिसीड हो चुके हैं उनके लिए टूथपेस्ट अलग है, बच्चों के लिए टूथपेस्ट अलग है। तो आपने हमेशा डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही टूथपेस्ट लेना है और 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट आपके पास आपने जाना है फैमिली के साथ। ये आप कैलेंडर मेंटेन करना है, कैलेंडर मेंटेन कीजिए। और ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए आपका कि आपने अब हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास विजिट करना है। कल 1 जनवरी है तो बस आप जनवरी में एक चक्कर लगा लीजिए। 31 को हमेशा 1st, 2nd, 3rd को हमारे पास एक्सीडेंटल के केसेस बहुत आते हैं। वो क्यों आते हैं आपको पता है? नहीं, आप बताएं। 31 को जो मोटरसाइकिल वाले निकलते हैं, हाँ, ऐसा तो ना ये करें। है कि प्लीज़ ये एहतियात करें। एक्सीडेंट होता है तो मेरे फिर पास जॉ ये लाइन लास्ट पे issues 2 भी आ वीक जाते से हैं। रेगुलर हर हफ्ते 2 या 3 एक एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं। दांत निकाल के ले आते हैं या फिर आधे तोड़ के ले आते हैं। अभी लास्ट वीक मैंने एक पेशेंट अपने हाथ में दांत लेकर आया था और उसको मैंने वापस बिठाया है मुंह के अंदर, और आई होप कि वो दांत वापस से उसकी बॉडी में फिक्स हो जाए। उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ऐसा होता है कि हो यस जाता यस है यस अगर दांत एवल्जन निकल के गया केसेस, इसको एवल्जन कहते हैं दांत का। जब वो पेशेंट हाथ में निकाल के ले आए तो अगर उसको अगले 2 घंटे तक सेफ इन्वायरमेंट में रखा जाए, यानी कि उसके अपने थूक में रखा जाए या दूध में रखा जाए, तो उसको साफ करके दोबारा लगाया जा सकता है। ओह अच्छा, तो ये मैंने रिसेंटली अभी लास्ट वीक किया था ये केस। तो मैं यही जितने भी हमारी आवाम है उनको ये कहूँगा कि प्लीज़ इंजॉय करें न्यू ईयर को, दूसरों के साथ भी इंजॉय करें और दूसरों को भी करने दें। ये मोटरसाइकिलों में जो सिंगल टायर में लोग चला रहे होते हैं और इस तरीके से फिर अपनी लाइफ के साथ, तो फिर ये है कि आगे के दांत जब आपके टूट जाएंगे फिर एस्थेटिक्स आपकी फिनिशिंग, नकली दांत नकली ही होते हैं। और फ्रैक्चर्स जितने भी आप जब आप मुंह के बल गिरते हैं तो ये सामने मैक्सिलरी फ्रैक्चर्स ये थे आप वेरी डेंजरस। तो बी वेरी केयरफुल, इंजॉय करें न्यू ईयर को, लेकिन ये जो है इस तरीके से नहीं। बिल्कुल, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें, इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करने दें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है सबसे ज़्यादा सफ़र हमारी फैमिली करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर अली से। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली, जो आपको बताएंगे कि प्रॉपर सही टेक्निक्स और तरीका क्या है ब्रश करने का। और आज आप हमें सेट पे बताएंगे कि स्केलिंग और वाइटनिंग कैसे करते हैं और क्या होती है। अच्छा, कितनी ज़रूरी होती है हम सब के लिए स्केलिंग? जैसे मैंने बताया कि साल में एक दफ़ा लाजमी है, और जिसको मैं मसूड़ों की सफाई कहता हूँ। स्केलिंग का वर्ड मैंने तमाम डेंटिस्ट हमारे जितनी भी बिरादरी के लोग हैं उनको कहा है कि ये स्केलिंग का वर्ड हटा देते हैं डिक्शनरी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्केलिंग एक खौफ बन गया है जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं, स्केलिंग सुन के ये लगता है कि भाई आपके दांतों को ऊपर नीचे करना हो, दांतों की करेंगे और स्केलिंग दांत करेंगे, को कमज़ोर ब्रेसेस कर देंगे। लगेंगे, तो लोग अब इसको डरते हम हैं। गम ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि मसूड़ों की सफाई, जिसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई नहीं करवाई तो फिर विद टाइम मसूड़े फूलते हैं, देन ब्लीड करते हैं, मसूड़े नीचे जाना शुरू करते हैं, दांत कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं। फिर वो पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाके कहता है मैं 2 टाइम ब्रश तो करता हूँ लेकिन फिर भी मसूड़े कमज़ोर है, फिर मसूड़ से खून आना, फिर मुंह से बदबू आना, मुख्तलिफ मसाइल में आप घिर। अब मैं ब्रशिंग टेक्निक नाज़रीन को बताऊं कि देखें, आप पहले तो ये है कि कोशिश करें कि दांत ऐसे ही वाइट हो। कैमरा इस तरफ, हाँ जी, ये
आई विश कि हम सबके दांत इस तरीके से वाइट होते। अच्छा जी, ब्रश को हमने आधा मसूड़े पे रखना है, आधा दांत पे रखना है। वर्दा आप भी देख रही? मैं वही देख रही, मैं स्क्रीन पे देख रही थी असल में मैटर, कि मुझे यहाँ से नजर Okay. नहीं आ रहा था जी। आधा मसूड़े पे रखना है, आधा दांत पे रखना है, एंड देन सर्कुलर मोशन। मसूड़े भी ताकि साथ साथ ब्रश एग्जैक्टली, आधे मसूड़े पे, आधे दांत पे, एंड देन सर्कुलर मोशन। उसके बाद ये स्ट्रोक बाहर की तरफ, ताकि जो सर्कुलर मोशन से आपने जो जरासीम को एक तरफ लेकर आए उसको फिर आपने बाहर फेंकना है, स्ट्रोक देना है बाहर। ये मूवमेंट आपके हर सरफेस पे होगी, सर्कुलर एंड देन आउट। तो मसूड़े छिलेंगे तो नहीं, आप ब्रश कौन सा यूज करें इसके लिए? अच्छा, इसके लिए ब्रश जो आपने सॉफ्ट यूज करना है या मॉडरेट यूज करना है। हार्ड टूथब्रश सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि स्मोकर्स हैं या जिनके दांत ऑलरेडी एब्रेशन से घिस चुके हैं, फिर उनके दांतों पे सॉफ्ट और मॉडरेट ब्रश काम नहीं करता। तो स्मोकर्स के लिए रिकमेंडेड है कि आप हार्ड यूज़ करें। हमारे लिए जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो कि बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए सॉफ्ट एंड मॉडरेट। सॉफ्ट या मीडियम, Medium, मीडियम, exactly. सॉफ्ट और हार्ड के नाम से तीन Exactly. नामों से ब्रशेस ऐसा आते हैं ही है। मार्केट में अवेलेबल होते और आपने ये सर्कुलर मोशन एंड देन स्ट्रोक आउट देना है। इस तरीके से 4 से 5 मिनट आपने हर सरफेस को कवर देनी करना है। है। ये नहीं कि जो आगे के दांत हम जो लोगों को दिखाते हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें। तो सिर्फ यूं घिस रहे होते हैं ना सीधे सीधे। हाँ, मैंने बस कभी हमारी देखा, ये हाँ, टेक्निक होती है, ये टेक्निक ये होती कर है लिया एंड देन कुली करके 4 से अच्छा, 5 अंदर मिनट। की सफाई भी बताइए दांतों के। अंदर भी इसी तरीके से देखें, सर्कुलर मोशन एंड देन दिस। सही। और ये ये मुझे खांसी हो रही है। चिकन का चूल्हा बंद कर दे भाई, gift- चिकन हमारी पक रही है इसलिए हमें खांसी आ रही है। थोड़ा चूल्हा हल्का कर दें थोड़ी देर के लिए मुनीजा। और पानी भी रख दें प्लीज काइंडली। हाँ, अच्छा, ये दांतों के जो फ्रंट के दांत होते हैं आपके नीचे के, उसके अंदर की सफाई कहते हैं ब्रश स्ट्रेट करके करना हाँ, चाहिए। देखें अब क्या वो अंदर सही की है? अंदर की सफाई की इम्पोर्टेंस के साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अंदर की सफाई हम नहीं कर पाते प्रॉपर। यहाँ पर आती है गम्स की जो ट्रीटमेंट है, गम्स की जो सफाई जो डेंटिस्ट करता है, वहाँ उसकी इम्पोर्टेंस, वहाँ उसकी सिग्निफिकेंस आती है। सही। क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से अंदर की सफाई नहीं कर पाते, तो आपने 6 महीने में एक दफ़ा जाके यहाँ की सफाई करवानी है, अंदरूनी जगह की। सही। डेंटिस्ट हमेशा स्टार्ट मसूड़ों की सफाई की अंदरूनी सतह से ही करता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कैफीन इनटेक हम कर चुके होते हैं थ्रू कॉफ़ी एंड चाय और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, वो सारी यहाँ डिपॉजिट होती है डायरेक्ट। अच्छा, अंदर की तरफ। अंदर तो की क्या तरफ। यही वजह है जिसकी वजह से हमारे दांत पीले होते हैं? देखिए, जब अंदर सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती और जिनका डेंटिन यानी कि जो दांत की अंदरूनी सतह वो थिन होती है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ भी आना शुरू हो जाता है। और जब ये अंदर जाना शुरू होता है, ये स्टेन्स दांत के अंदर अंदरूनी सतह पे चले जाते हैं, तो फिर हमें वाइटनिंग और ब्लीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये बाज़ दफ़ा देखा जाता है दांत पे ब्लैक स्पॉट से फ्रंट पे पड़ जाते हैं या ऊपर की तरफ साइड के दांत पे ब्लैक स्पॉट आ जाता है, उसका क्या देखिए, reason ब्लैक होता है? स्पॉट्स को फिर हम कंफ्यूज ना करें कैविटी के साथ। कैविटी और स्टेन में फ़र्क है। स्टेन वो निशान है जो कि हम साफ़ कर सकते हैं, जो सफाई से, मसूड़ों की सफाई से और ब्लीचिंग से चले जाता है। लेकिन कैविटी के लिए फिर आपको फिलिंग करवानी पड़ती है या सीलेंट लगवाना पड़ता है। वो एक प्रॉपर एक अलग प्रोसीजर वो एक अलग है। प्रोसीजर। सही। आई थिंक फिर हम आप दिखाएंगे भी हमें करके स्केलिंग और मेरे वाइटनिंग। डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। सही, दूर लेकिन यहाँ उससे पर। पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब। ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्दी से हम ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं स्केलिंग और वाइटनिंग कैसे की जाती है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे एक शॉट, तो आपको हमारे सेट का माहौल बदला बदला सा लगेगा। आपको लगा कि आप किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक में आ गए हैं। डॉक्टर अली हमारे लिए अपना पूरा सेटअप यहाँ पे उठा के लेके आ गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप हमें इतने अच्छी तरीके से सिखाना और बताना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इनकी हम स्केलिंग और वाइटनिंग करेंगे। स्केलिंग मतलब मसूड़ों की सफाई। मसूड़ों की सफाई। और क्या नाम है आपका? अहमद। क्या उम्र है आपकी? ओके अहमद, अभी हम आपकी मसूड़ों की सफाई करेंगे। पहले हम आपके एक दांत के अंदरूनी जो सतह है उसकी पिक्चर लेंगे, उसके बाद पहले प्री ऑप मसूड़ों की सफाई से पहले की, और फिर बाद की आपको पिक्चर दिखाएंगे। सही। पान छालियाँ वगैरह सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं आप? छालियाँ, ओके। डॉक्टर साहब उस तरफ फेस करें ओके। ताकि आप बात भी करते हैं। ओके, सो अली पिक्चर लीजिएगा एक।
अच्छा, ये कैमरे से भी दिखाएं। आप डॉक्टर साहब इधर आ जाइए। ओके, थैंक यू। जी, डॉक्टर साहब ये पान, छालिया, अब ये आप लोग- तंबाकू, गुटखा, ये सब खाने से कितने दांत खराब होते हैं? अब आप ये स्टेन्स देखें। सही। मैं कुछ नहीं स्क्रीन पे कहूँगा दिखा पहले। सकते हैं अगर जी, हम जी। प्लीज ये देख लें जरा, मैं एक कुछ पिक्चर जो नहीं ली है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये स्टेन्स सब बता रहे हैं। एक तो ये नुकसान है कि आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है। सही। दूसरा ये है कि पान, छालिया, सिगरेट, नस्वार से मुंह का कैंसर होता है। अच्छा, और ये ये वो कैंसर स्टेन्स है की वजह से आपके साइड्स पे कैंसर मुंह का हो सकता है? आपके गालों पे, गालों आपकी पे। ज़बान पे, आपके तालू पे। और ये एक ऐसा कैंसर है जो कि स्लोली प्रोग्रेस करता है। पहले आपका मुंह खुलना कम शुरू होगा, फिर उसके बाद यहाँ सफ़ेद धब्बे होना शुरू हो जाएंगे। मिर्चों वाले जो खाना हम खाते हैं वो फिर लगना शुरू हो जाते हैं, एंड देन फिर स्लाइटली मुंह बंद होना शुरू हो जाता है, एंड देन फिर हम जब टेस्ट करवाते हैं तो वो फिर चीज़ आखिर कैंसर में और वो इस हद तक पहुंच चुकी होती है कि फिर इलाज भी फिर नामुमकिन इसका हो जाता इलाज है। भी महंगा है। साथ ही इसके इलाज की सर्जरी जो है उसमें हम यहाँ का गोश्त काट के फिर जब मुंह में लगाते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इमेजिन करें, कैसी बिल्कुल होती ख़त्म हो होगी। जाती सही, है। तो चलें जी, स्टार्ट करें। हमारे जो हाइजीनिस्ट हैं वो मसूड़ों की सफाई करेंगे। सही। ही विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। सही। तो लेट्स स्टार्ट। नूर, अच्छा, डॉक्टर अली की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो अहमद के मसूड़ों की और मुंह की सफाई कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे ये बताइए, पहले भी मैंने आपसे अभी ब्रेक में पूछा था कि जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं एक्सक्यूज़ मी, किसी क्लिनिक पे जाते हैं, तो आप ये कैसे देख सकते हैं कि प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं? देखिए हमने यहाँ पर तो सेटअप पहले से लगाया हुआ था, लेकिन उसको स्टार्ट हो गया। जी। इसको जज करने का तरीका ये है कि पहले तो आपने सोशल मीडिया को यूज़ करना है टू एनालाइज के प्रॉपर डेंटिस्ट है या नहीं है। फेसबुक है, दूसरे इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉपर डेंटिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डेंटिस्ट क्वालिफाइड है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशंस भी तो होती नंबर हैं। 2, वर्ड ऑफ माउथ। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किसी डेंटिस्ट से काम करवाया है, उनसे पूछना है कि प्रॉपर डेंटिस्ट कौन है। नंबर 3, जब हम वॉक इन करते हैं किसी भी क्लिनिक के अंदर, तो क्लिनिक के अंदर माहौल ही हमें बता देता है कि ये किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट का क्लिनिक है या नहीं है। डिग्रियां लगी होती हैं, वो डेंटिस्ट अंदर मौजूद है या नहीं है। जो डेंटिस्ट जिसकी डिग्री लगी हुई है वो अंदर मौजूद है या नहीं है। उसके बाद फिर आपने डेंटिस्ट से इंटरेक्ट करना है, सामान देखने कि वो पाउच के अंदर। कहने वाली थी कि इंस्ट्रूमेंट्स देख के कैसे अंदाजा लगाया जा देखिए, सकता है? जो भी स्टरलाइज सामान होता है ना, वो पाउच के अंदर से निकलता है, और उस पाउच का जो कलर होता है वो चेंज होता है। क्या होता है? देखिए, इसका ये होता है कि अगर पहले ब्लू कलर है तो वो ब्राउन में कन्वर्ट होगा या ब्लैक में कन्वर्ट होगा। यानी कि अगर ब्लू नया कलर, सामान वो है, ब्लू कलर यानी कि जो नया बिल्कुल अनयूज्ड पाउच होता है वो ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू ओके, कलर। सही। यूज होने के बाद वो टर्न होता है ब्राउन में या ब्लैक में। हाँ, तो ये वो बहुत आपको नजर अच्छा आएगा, बात बाकायदा आपने पाउच पे बताया। लिखा होगा कि स्टरलाइज होने के बाद ये ब्राउन या ब्लैक में कन्वर्ट होता है। सही। तो यानी कि जब अनयूज जो होगा वो ब्लू होगा, लाइट ब्लू कलर का या ब्लू कलर का होगा, और जब ग्रीन भी यूज्ड होते हैं हो, सर, वो अच्छा ग्रीन डिपेंड भी करता है, वहाँ होते हैं। मेंशन होगा कि वो सही। प्री ऑप और पोस्ट ऑप में क्या फर्क है। सही। अच्छा, सेकंड ये है कि आपने स्टरलाइजेशन की जो मशीन है, जिसको ऑटोक्लेव मशीन कहते हैं, वो भी आप डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि अंदर मुझे दिखा दें कि आपके पास प्रॉपर बी क्लास। देखिए, इसमें 3-4 किस्म के ऑटोक्लेव होते हैं। एक जो कि ड्राई नहीं करता, एक प्रॉपर ड्राई साइकिल भी कंप्लीट करता है, स्टीम करता है, फिर ड्राई करता है। तो बी क्लास ऑटोक्लेव रिकमेंडेड है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से कि वो हर डेंटल क्लिनिक पे होना चाहिए। ये धुआं ने हमारा ये हाल किया। ये अच्छा। हमारी चिकन ने हमारा ये हाल किया। आज हम खांस रहे हैं, छींक रहे हैं। तो पानी मंगवा दे प्लीज। नहीं, अली है, बाहर के मैंने लिए भी पिया पानी है, मंगवा मैंने दे। पिया भी। आपके लिए चाहिए पानी? यस यस प्लीज। हाँ जी, पानी की बॉटल्स ला दें प्लीज। अच्छा, सेकेंडली ये कि जब आपने देख लिया कि आप प्रॉपर स्टरलाइज सामान यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर यू नीड टू इंटरेक्ट विद द डेंटिस्ट कि आप किस तरीके से प्रोसीजर करेंगे। आप पूरा प्रोसीजर शुरू करवाने से पहले उनसे पूछ लें, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर फिर पेशेंट एंशियस होता है, तो फिर वो चीज़ें इतनी बेहतर नहीं होती। अच्छा, स्केलिंग और ये जो व्हाइटनिंग जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ इस वक्त स्केलिंग चल रही है, जिसको हम गम ट्रीटमेंट कहते हैं। हाँ, स्केलिंग। और आप ये देखें, इसको साफ करने का तरीका ये है कि ये जो टिप है वो एक अलग तरीके से इसकी टेक्निक होती है। अगर हम सीधा इसको मारेंगे
तो दांत कमज़ोर होते हैं। अच्छा। तो ये जो नूर जो कर रहा है ये बिल्कुल लेटरल तरीके से सफाई हो रही है ताकि दांत कमज़ोर ना हो और सिर्फ स्टेन साफ हो। सिर्फ स्टेन साफ और सीधा सीधा आपने नहीं करना। तो Exactly. ये भी एक आप बता रहे हैं कि आप ये कुछ फील लोग कर सकते ये हैं। करते वक्त दांत घिस देते हैं, इसी वजह से स्केलिंग बदनाम हो रही है। ये प्रोसीजर करते हुए कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई सूजन मसूड़ों में कोई कुछ महसूस होता है या उसके बाद? दो चीज़ें हैं। अगर स्टेन्स बहुत ज़्यादा है तो हम कभी कभार स्प्रे कर देते हैं, लाइडोकिन स्प्रे जिसे हम कहते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो एरिया कुछ देर के लिए नम हो जाता है। सुन हो जाता है। अच्छा, बाद में पेशेंट्स को ख़ास तौर पे इस किस्म के जो स्टेन्स वाले जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है। तो इसमें यह है कि कुछ दिनों तक सेंसिटिविटी रहती है। तो इसके लिए हम तो इसके लिए हम फ्लोराइड हम यहाँ लगाएंगे, फ्लोराइड लगाते हैं और कुछ सेंसिटिव टूथपेस्ट दे देते हैं ताकि एक जो बड़ा फेमस सा है हम वो रिकमेंड कर देते हैं 2-3 महीने के नाम पे। जी। तो वो दे देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो ठंडा गर्म से थोड़ा सा बच जाए। लाइफ एंजॉय करनी होती है और सही बात है, सभी खाते हैं ठंडा गर्म। जब लगता है सबसे ज़्यादा तकलीफ और दांतों की जो तकलीफ होती है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। गाइनी पेन एंड टूथ पेन आर द वर्स्ट पेन इन द वर्ल्ड। गाइनी पेन एंड टूथ पेन, क्योंकि वो डायरेक्ट आप नर्व आप हिट कर। गाइनी पेन सिर्फ फीमेल्स के लिए ना, टूथ पेन तो मेल भी फील कर सकते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। हेड तक जाता है, कान तक जाता है, गले तक जाता है। डॉक्टर साहब, अगर इसमें चले मैं सवाल करना चाह रही थी कि अगर सही ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ भी हो सकती है अगर आप सही डेंटिस्ट के पास ना जाएं। मैं इस बारे में मैं अभी अपनी एक रीसेंट एक 2-3 दिन का एक वाकया मैं आप लोगों को शेयर कर दूं और ये बड़ा मैं अपने आम पॉपुलेशन की अवेयरनेस के लिए मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मैंने एक खातून की अकल दाढ़ निकाली थी अपर की और उसके बाद फिर निकालने के बाद शी वॉज फाइन, शी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि जल्दी हो गया था। अकल दाढ़ की जो सर्जरी होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, बहुत मुश्किल। अच्छा, उसके बाद मैंने उन्हें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए थे और जो हमारी जो क्योंकि अकल दाढ़ की सर्जरी के बाद ज़रूरी होता है एंटीबायोटिक ताकि हीलिंग जल्दी हो। अब मैंने एंटीबायोटिक्स दिए और मैंने डेफिनेटली हमारा जो प्रोटोकॉल है कंसेंट वगैरह भी साइन करवाया था। उसके बाद हमने हिस्ट्री भी ली थी कि आपको किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। शी सेड नो एंड आफ्टर 2 आवर्स उनके हस्बैंड आए उनको लेके और शी वाज स्वेल्ड। पूरी बॉडी उनकी रैशेस से भरी हुई थी, शी वाज स्वेल्ड और फिर हम उन्हें इमरजेंसी ले गए करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर इस चीज़ का मैंने एक चीज़ तब्दीली अपनी प्रैक्टिस में भी लाया और मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं कि आपने एंटीबायोटिक्स जिससे आपको एलर्जी है यू शुड नो इट एंड यू शुड कीप इट विद यू ऑलवेज। अच्छा, उनको से एंटीबायोटिक से एलर्जी थी किसी भी और उन्हें पता नहीं था। जब उन्हें नहीं पता था तो वो डेफिनेटली हमें भी नहीं पता था। सही, वो बताएंगे तो फिर उसके बाद या फिर डेंटिस्ट को अपने पास एक पैच एलर्जी पैच एक टेस्ट होता है कि वो हर पेशेंट का किया जाए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत बारीक बारीक सी बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन जिंदगी और मौत का मामला हो जाता है। जनाब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर अली के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और मुस्कुराती मॉर्निंग में पहली बार ऑन एयर हम आपको दिखा रहे हैं कि दांतों की मसूड़ों की सफाई कैसे की जाती है और वाइटनिंग कैसे की जाती है। तो ये देखिए आप इस वक्त चल रही है सफाई। अच्छा, जब भी इस किस्म के मरीज आते हैं ना तो मैं एक ले तरीके से बात करता हूँ कि आपके लिए तो 4 मजदूर छोड़ने पड़ेंगे आपकी तरफ। 4 मजदूर तो 2 मजदूर यहाँ छोड़े। हाँ, सही कह। अरे टाइम भी लग रहा है ना कि स्टेन्स बहुत ज़्यादा है। हमने पिक्चर में पहले देखा कि क्या वो ब्रेक भी दे रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली मुंह खोलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुस्तकिल मुंह खोलना, जॉइंट्स पे प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक दे देके सफाई। आप डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बता रहे थे हमें कि एलर्जी पैच टेस्ट होता है। तो फिर ये है कि प्लीज़ मेक श्योर करें कि किन दवाइयों से आपको एलर्जी है और अपने पास अपने पर्स में हमेशा वो डाटा मेंटेन रखें कि किस दवा से आपको एलर्जी है, ये मेक श्योर करें। अच्छा, एक और चीज़, स्वेलिंग के लेवल तक कभी भी किसी दांत के इन्फेक्शन को ना लेके जाएं। स्वेलिंग के लेवल तक मेरी प्रैक्टिस में जब भी पेशेंट आता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं स्वेलिंग में उन्हें मेडिसिन दूंगा फिर वो स्वेलिंग ख़त्म होगी। लेकिन बेहतर है कि आप स्वेलिंग तक कभी भी किसी दांत के इन्फेक्शन को ना लेके जाएं, उससे पहले ही ट्रीट करवा लें। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है जब पेशेंट स्वेलिंग के लेवल तक आता है मैं उसी वक्त वो दांत को फिर या एक्सट्रैक्ट करता हूँ या फिर उसकी रूट कैनाल करता हूँ। होता यह है कि फिर वो जो प्रोसीजर होता है वो उस वक्त काफ़ी पेनफुल हो जाता है क्योंकि एनेस्थीसिया इतना जल्दी इफेक्टिव नहीं होता।
जब स्वेलिंग हुई हुई होती है तो वो जो एनेस्थीसिया का जो लिक्विड है उसको वो डिफ्यूज़ होने में उस स्वेलिंग से काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए पहले ही कोशिश करें कि अर्ली स्टेज में आप दांतों को ट्रीट करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये भी होता है ना कि जब आपकी स्वेलिंग हो जाती है तो इंटरनल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं एग्जैक्टली। और इंटरनल इन्फेक्शन की बात ये होता है कि फिर वो सेलुलाइटिस, मुंह फूल जाना, और फिर ये इसको लिडविक एंजाइना कहते हैं, ये वाली एरिया पूरा फूल जाता है और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एयरवे ब्लॉकेज हो सकती है। और जो आपने डेथ की बात की थी, फिर क्रिटिकल केसेस में इस डेथ भी हो सकती है अगर सांस की ब्लॉकेज हो। सांस की ब्लॉकेज हो। और नहीं, आपने जो ये बात पहले भी कही कि अकल दाढ़ अगर सही तरीके से नाक सर्जरी उसकी की जाए या नहीं निकाली जाए तो इसका ताल्लुक भी हमारे कोई ब्रेन की नर्व से होता है। नीचे की जो अकल दाढ़ है उसके साथ ही एक नर्व होती है, उसको इंफीरियर अल्विलर नर्व कहते हैं, वो साथ ही गुजर रही होती है। तो जब वो टेढ़ी होती है उस लेवल पे फिर हम ये करते हैं कि एक एक्सरे करवाते हैं चेक करने के लिए कि नीचे से नर्व कितनी करीब है। अगर वो बहुत करीब है तो फिर हम पेशेंट को निकालने से पहले इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए 2 से 3 महीने तक ये जिस एरिया का, फॉर एग्जांपल इस एरिया की अगर अकल दाढ़ टेढ़ी है तो इन्फॉर्म करते हैं कि फिर यहाँ की थोड़ा सा सुन रहेगा 3 से 4 महीने तक निकालने के बाद। अच्छा, निकालने के बाद पेरिस्थीसिया कहते हैं इसको, क्योंकि वो नर्व को हम थोड़े सा टच कर देते हैं निकालते वक्त। सही। क्योंकि जब वो साथ होगी तो निकालने में डेफिनेटली वो नर्व थोड़ी सी डैमेज होगी। तो जब डैमेज होगी तो वो एरिया फिर थोड़ा सा सुन रहता है 2 से 3 महीने तक। लेकिन हमारी बॉडी के 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं, नर्व्स और लिवर, जो कि रीजनरेट करते हैं। तो अगर वो कभी भी जख्म अगर उसमें हो जाए तो फिर वो दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। सकते हैं। लेकिन अकल दाढ़ अगर टेढ़ी है, टूटी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है तो उसको फिर आपने निकलवाना ही ऑप्शन नहीं, उसके अलावा कोई। डॉक्टर साहब, हम इतना लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने मसूड़ों की सफाई करवाइए, डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए साल में 2 बार। आप इसका मुझे कॉस्ट बताएंगे कितने पैसे खर्च होते हैं? क्योंकि सबसे पहला सवाल ये आता है कि बड़ा महंगा होगा। देखिए, अगर स्टरलाइज सामान के साथ एक प्रॉपर एम्बियंस वाले क्लिनिक पे अगर आप जाएंगे तो मिनिमम आप समझ लें कि इसकी कॉस्ट 2000 से लेके, अगर आप अपर रेंज इसकी पूछती हैं तो फिर 15,000 मैक्स। 15,000 तो खैर बहुत ज़्यादा है। 2000 से लेके। लेकिन 2000 में क्या स्केलिंग हो जाती है? क्योंकि मैंने कहीं सुना नहीं है। और सही ऑथेंटिक डेंटिस्ट के पास। देखिए, इसमें एक्सपेंस डेंटिस्ट का इतना नहीं है, इसमें सिर्फ स्किल के पैसे हैं जो हम लोग अभी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें कोई इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ हम अपने स्किल के चार्ज करेंगे पेशेंट को अगर इस किस्म का प्रोसीजर अपने क्लिनिक पे करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है। देखिए, अगर पेशेंट वाकई मोटिवेटेड है, मसूड़ों की सफाई करवाना चाहता है, स्टूडेंट है, नॉन अफोर्डिंग है, तो डेफिनेटली डेंटिस्ट उसको कहीं ना कहीं एंगेज कर ही लेगा। आपके क्लिनिक्स कहाँ होते हैं? तो लोग आपके पास। देखिए, मेरे क्लिनिक्स एक फेडरल बी एरिया में है, एक मौसमियात में है, जौहर के करीब है, और एक सुपर हाईवे पे है। तो तीनों में नूर डेंटल क्लिनिक के नाम से है। तो आप लोग अगर आएँ तो डेफिनेटली, और इस प्रोग्राम की तवज्जो से अगर आप लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, और आपको भी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आप लोगों को? आप देखें, एक हमने डॉक्टर जावेद आलम से आपको डिस्काउंट दिलवाया कि आपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए आप उनके पास जा सकते हैं, और दूसरा डॉक्टर अली और आजकल वाइटनिंग पे हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है। जो वाइटनिंग हम 25,000 की करते थे वो आजकल हम 10,000 की कर रहे हैं। So 15,000 discount, so go and avail it. मोर देन 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों नहीं आप लोग जा रहे? और जाइए, मसूड़ों की सफाई लाजमी करवाइए, क्योंकि अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती तो इससे हमें मुख्तलिफ बीमारियां भी लग सकती हैं। ये वाइटनिंग हमने इसलिए पैकेज अनाउंस किया था क्योंकि शादियों का सीजन था। हाँ। तो लोग फेस वाइटनिंग के साथ साथ दांतों की वाइटनिंग भी करवा लें। फेशियल के लिए तो सब लोग पहुंचे हुए होते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए पहुंचे होते हैं, दांतों की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। अगर सफेद हो, वाइट हो, प्लेजेंट लगे तो आपकी पर्सनैलिटी डेफिनेटली एनहांस करती है, स्माइल अच्छी हो जाती है जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं शादियों में। और अगर आपके दांत चमकदार और साफ सुथरे हों तो आपकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कहाँ तक पहुँचा ये प्रोसीजर? जी, ये हम देख रहे हैं कि दांतों की बहुत ख़राब हालत थी। आपको हम दिखाएंगे अभी बिफोर आफ्टर पिक्चर। ओके, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। हो गया है? चलें, सही। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें कि आपको बहुत ज़्यादा 10 मिनट्स लंबा ड्यूरेशन के लिए आपको बैठना पड़े ज़्यादा देर तक। सही। सो अभी हम पिक्चर लेंगे। अच्छा, पहले की पिक्चर हमने ली हुई है, हमने दिखाया भी है आपको, और दोबारा आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, इसी में अगर कोई ट्रीटमेंट देना पड़ जाए तो आप साथ देते हैं, रिकमेंड करते हैं स्केलिंग के साथ? बिल्कुल 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 ऐसे ही।
क्योंकि गम्स अक्सर होते हैं ना कि आपके गम्स स्वेल कर जाते हैं या तो फिर उसमें ये होता है कि फिर sensitive मसूड़ों की होते हैं सफाई ज़्यादा। के साथ फिर हम ये है कि एंटीबायोटिक्स अगर देने की ज़रूरत पड़े मसूड़ों के लिए तो वो देते हैं और साथ में फिर ये देखें अच्छा यार, अरे फर्क देखें भाई, लुक एट द उफ, चेंज। वाज़े फर्क नजर आ रहा है अभी इतनी सी देर में सिर्फ, जबकि अभी हमने कितना डॉक्टर साहब को वाह। बहुत कम टाइम दिया। ओ गॉड, जबरदस्त भाई। ये अच्छा ऊपर नीचे फर्क देखें आप, और अभी वाइटनिंग नहीं हुई है। अभी जबकि वाइटनिंग नहीं हुई, सिर्फ सफाई हुई है, मसूड़ों की सफाई, दांतों की सफाई हुई है, तो उसमें इतना वाज़े फर्क नजर आ रहा है स्क्रीन पे, और जबकि भी वाइटनिंग भी नहीं हुई है। और अब whitening इनसे treatment अहद हो- करवा लेते हैं छालिया का के ये आइंदा से। हाँ, आप अहद कीजिए अहमद कि आप दोबारा आप छालिया और ये कुछ नहीं खाएंगे ये चीज़ें। ये देखें, आप देखें ना डिफरेंस वाह। देखें, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। पहले की पिक्चर है अगर हम दोनों को साथ रख मुझे ये सकते बताएं कि तकलीफ प्रोसीजर था, हैं। माइक कोई problem माइक हुई? नहीं है, ओके। कोई तकलीफ हुई? कुछ भी नहीं महसूस कुछ हुआ? और आप अपने दांत खुद देखें वहाँ देखें इस तरफ, सही। इस तरफ आके देखें। अच्छा डॉक्टर साहब अभी मुझे बताएं इस प्रोसीजर में अभी कोई चीज़ रहती है या ये प्रोसीजर नहीं, कंप्लीट है? इसमें अभी अगर हम स्टेन्स को साफ करने के लिए ब्लीचिंग वाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं, अभी पॉलिशिंग भी बाकी है पॉलिशिंग भी, और हमने अभी कुछ ये सुपरफिशियली हमने सफाई की है। अभी डेफिनेटली अगर हम इस पर टाइम लगाएं तो बहुत ज़्यादा इसको साफ और मज़ीद साफ़ हो सकता है। Exactly, exactly. अच्छा डॉक्टर साहब, और मज़ीद अगर हम जैसे स्केलिंग करवाने के बाद, मसूड़ों की सफाई के बाद अगर हमें तकलीफ होती है कोई या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है गम्स में, तो उसके लिए देखिए क्या उसके लिए करें फिर कोई प्रिकॉशंस हैं अभी स्टार्ट में? अब इसके लिए ये है कि मसूड़ों के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक के साथ साथ माउथ वॉश, टूथपेस्ट और एक मॉडरेट टूथब्रश भी साथ में देंगे। ये पूरी एक किट होगी। फ्लॉस, डेंटल फ्लॉसिंग की आदत डालनी है, टूथपिक यूज़ नहीं करना। टूथपिक इज डेंजरस फॉर योर टीथ एंड योर गम्स, सो हमने फ्लॉस की आदत डालनी है ताकि कांटेक्ट मेंटेन रहे और खाना जो दांतों के बीच में वो फंसेगा। सही। चलें जी जनाब, इस ब्रेक का एक वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं और मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि इस प्रोसीजर के बाद हमें कुछ एहतियात की ज़रूरत है कि नहीं। जी जनाब, वापस आ गए हम ब्रेक से, और अब आपको हम दिखाएंगे कि जिस चिकन ने हमारा बात करना मुहाल किया हुआ था, हमें खांसी और छींकें लग गई थी, कहाँ तक पहुंची है वो चिकन और क्या हालात है चिकन के। मुनीज़ा, अरे वाह, ये जबरदस्त देखें भाई, जी, वाह। और साथ में हम वेजिटेबल्स इसके सर्व कर रहे आइए हैं। डॉक्टर साहब, आप भी प्लीज आइए, आपको भी चिकन दिखाएं हम। आपने कहा था चिकन ना से बदला लेने का इस टाइम चिकन से बदला लेने का टाइम आ गया है। डॉक्टर साहब ड्यूरिंग द ब्रेक पूछ रहे हैं कि आपने किस चीज़ का बदला लिया है मुझसे। तो मैंने बताया कि मैंने 2 साल पहले जब ब्रेसेस लगवाए थे तो मेरे डेंटिस्ट ने बड़ा मुझे तंग किया था, तो मैंने उस चीज़ से खैर इनसे बदला नहीं लिया, सॉरी मजाक कर रही हूँ। उसने तो आपके दांत अंदर कर दी उसने बेचारा। उन्होंने बहुत अच्छे मेरे दांत कर दिए, जिसकी वजह से आप मेरी इतनी अच्छी स्माइल लेते हैं। तो डेंटिस्ट से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बस ये होता है कि हम डॉक्टर साहब लोग इधर आ जाइए। और वैसे आजकल घबराना नहीं है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डायलॉग है, हिट डायलॉग होना चाहिए 2021 का। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल। अब आप ये देखें, हमारा मज़ेदार सा जो है ये तैयार हो गया है। साथ में आप कोई भी ग्रीन कलर की चटनी, कोई भी ग्रीन चटनी, रायता सर्व कर दिया, कोई टोमेटो से चटनी बना ली, तो वो आप साथ में सर्व कर सकते हैं इस आई तरीके से। मस्ट से कि इतनी खांसी और छींकों के बाद ये इट्स वर्थ इट, है ना? ये देख के इतनी खूबसूरत, इतनी टेम्पटिंग लग रही है। और डॉक्टर साहब ट्राई कीजिए ना, स्पून और फोर्क कहाँ हैं? डॉक्टर साहब को ट्राई करवाएं। बदला मैं ही लूंगा पहले। हैं? अरे नहीं डॉक्टर, हमारी शेफ इतना अच्छा खाना बनाती हैं। आइए। ओके। हाँ, एक डाइनिंग टेबल पे ले चलें इस पे। अच्छा, ऑन एयर खाना मुझे जरा पसंद नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, हम अच्छा अब अभी डॉक्टर साहब का शॉट सिर्फ आप बनाए। टेस्ट टेस्टिंग है, लेकिन आज जो मैंने किया उसका बदला आपने नहीं लेना। थैंक यू, इट्स वेरी टेस्टी, थैंक यू। रियली जबरदस्त डॉक्टर साहब। और आई एम श्योर खुशबू बता रही है इसकी। अच्छा ये देखें, चिकन भी गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट गल भी गई। है। ये देखें फोक अंदर से जा रहा है, चिकन पूरी गल गई है। मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये देखिए। तो दाने। ये आसानी से आप बना सकते हैं। अच्छा मुनीज़ा, आप मैंने देखा था आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था चिकन में, तो मैं चाहूँगी कि आप ऑन एयर बताइए वो चीज़। अच्छा, पानी इसलिए ऐड किया था, एक तो हमें थोड़ा सा जल्दी हमें इसको कुक करना था, तो हमें ये था कि थोड़ा फ्लेम हमने हाई करा ताकि, और फिर पानी इसलिए ऐड किया कि वो मसाला जो है हमारा नीचे जले ना, लगे ना, ठीक है, और चिकन हमारी जो है वो जले ना। तो इस वजह से हमने पानी ऐड किया था, और ये टेंडर भी हो जाए और जल्दी से कुक हो जाए, ये रीज़न था इसका। अच्छा ये देखिए, हमने इस पर फॉइल्स लगा लिए, तो जब आपके मेहमान आए इस तरीके से आपने लेग पे जो है फॉइल लगा लिया, थोड़ा अच्छा सा गार्निश कर लिया। लास्ट में आपने इसके ऊपर चाट मसाला और लेमन जूस स्प्रिंकल करा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका। ज़बरदस्त। चलें जी, चिकन हम अपने लंच में एंजॉय करेंगे। और थैंक यू सो मच मुनीज़ा, और आपने आपने इतनी चिकन अच्छी खाते खाते
उसके बाद फ्लॉस करना ज़रूरी है। फ्लॉस, हाँ ठीक है। अब ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं हम। आइए डॉक्टर साहब, मुनीसा आप भी आइए, आपसे भी हम थोड़े से बदले लें अपने। आपने हमें डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस तरह के आप खाने खाते हैं, चिकन हो गई या थोड़े से मसालेदार खाने हो गए, उसके बाद किन हाइजीन्स का हमें अपने दांतों की या मसूड़ों की ख्याल रखना चाहिए? देखिए जैसे आपने फ्लॉस का कहा अभी। कोशिश करेंगे खाना खाने के बाद एक तो रिंस की आदत कर लें, इसकी रिंस करने की, अच्छा, रिंस कुली करने करने की की, आदत ठीक। कर लें। हम यह है कि खाना खाते जाते हैं विदाउट कोई ब्रेक, पहले खाना खाया उसके बाद डिजर्ट ले लिया, देन फिर वापसी में फिर हमने कुछ और खा लिया, जो अवेलेबल होता है हम खाते जाते और हैं। आखिर में मीठा पान। एग्जैक्टली, मीठा पान तो और उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि वो हाजमे में मदद देता है। अच्छा, लोग के पास कहते हैं, लोग ये क्योंकि कहते हैं कि उसके पान का बाद पत्ता is जस्टिफिकेशन good, एग्जैक्टली। लेकिन जो है उसके साथ जो हम लगाते हैं चूना और कत्था, ये जो है it's very कत्था dangerous। लेकिन बिल्कुल मीठे भी पान में तो नहीं होता ना, तो मीठे पान में भी होता है। जस्टिफिकेशन तैयार है। अच्छा नहीं चूना नहीं, मैं नहीं खाती, मैं पान खाई नहीं। देखिए जो जिस पान में छालिया है, सही। बीटल नट है, वो बीटल नट के अंदर एक केमिकल होता है एरिकनॉल नाम का। सही। वो एरिकनॉल कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज़ है, यानी कि वो जो एरिकनॉल है वो कैंसर को इनिशिएट करता है, हमारी जीन्स को म्यूटेट करता है। तो हमने छालिया को अवॉइड करना है। और अब वो ये मीठी देखें। छालिया हो, वो कड़वी छालिया हो, वो टोबैको वाली छालिया हो, जिस किस्म की भी छालिया है वो उसके अंदर एरिकनॉल है। और ये देखें, और छालिया तो इस तरह आम खाई जाती है, इतने यंग एज के बच्चे बच्चियां मैं देखती हूँ छालिया खाते हैं, तो खबरदार आप लोगों ने छालिया मैं खाई। आपको ये अच्छा, बताऊं छालिया कि भी तो हमारी 18 teeth- साल का एक बच्चा मेरे पास था और वो उसको वो एक बड़ी आम सी बड़ी फेमस छालिया, वो उसको खाने की आदत थी और रोज़ाना 3 खाता था, उसकी आदत थी। और कुछ 18 साल में ही हमने उसको OSF, जो कि कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन है जिसमें मुंह कम खुलता है, वो डायग्नोस किया था और उसके सफ़ेद धब्बे हो गए थे यहाँ पर। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह इज़ फाइन। वो उस कंडीशन में हमने उसको रोक दिया है। वो एक गेट होता है कैंसर का। अगर आपने उसके बाद खाना रेगुलर रखा तो आप कैंसर, ओरल कैंसर में चले जाते हैं। सही। अच्छा, उसने मुंह उसका खुलना कम हुआ। जब मैंने उसको ये बताया कि अब आपके पास टाइम, अगर आपने ये चीज़ें कंटिन्यू रखी तो यू विल बी कैंसर पेशेंट, तो बड़ा वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था। उसको ये लगता था कि शायद छालिया खाने से कुछ इतना बड़ा फर्क मसला नहीं नहीं पड़ता। होगा और छालिया मैं खा के फ़ौरन थूक भी देता हूँ। बट छालिया एक स्टोन की तरह, पत्थर की तरह चीज़ है और आप इतनी नरम जगह पे, जो कि आपका गाल है, आप वहाँ उसको रखते हैं रेगुलर Store कांटेक्ट करते हैं, में, सही। तो अगर इतनी नरम जगह पे आप कोई पत्थर को रखेंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली कोई ट्रॉमा होगा, छाले होंगे। और कोई भी छाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी छाला जो कि 14 दिन तक आपके मुंह में रहे, सही, तो फिर आपने उसका टेस्ट करवाना है। फौरन टेस्ट करवाना है। और आई रियली होप कि जिस तरह से 2022 नए साल की आने वाली हम रेजोल्यूशंस ले रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ कि 2021 ख़त्म होने के साथ साथ लोगों की ये पान, छाली और इस तरह की चीज़ें खाने की भी आदत ख़त्म हो जाए। और मुनीज़ा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी मज़े की रेसिपी बनाई। और थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें Thank इतनी you. अच्छी नॉलेज Inviting me. बहुत बातें कुछ बताई। सीखा आज आपसे। ओरल you. हाइजीन के Thank बारे you. में आपने बताया, बहुत अच्छा आपने हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई आपने कि हमें वाइटनिंग और स्केलिंग से कोई कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, महंगी भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने आपको डिस्काउंट भी दे दिया और आप लोग ज़रूर जाइए। बस ये ख्याल रखिए कि डॉक्टर ऑथेंटिक होना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और अभी आप लोगों ने जो देखा, एक भागती हुई एंट्री, ये एंट्री थी हमारे कन्नान चौधरी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। देखें, ये होता है कि जब आप लेट हो जाते हैं तो भागते हुए हम एंट्री देते हैं। अक्सर होता है लाइव शो में, मज़ा ही यही आता है कि जब आप, कैसा लगा डॉक्टर आपको? अच्छा, बाइक है ना आपके पास लगा जी हुआ? बिल्कुल है। और ये पिछले 8-10 दिन से दौड़ें लग रही हैं। दौड़े लग रही है क्यों? साल खत्म हो रहा है तो आपकी साल दौड़ें खत्म लग हो रहा है, रही हैं। सबको जानना है नया साल कैसा है। नया साल कैसा है, ये बात है। अच्छा जी, हमारे पास आपकी एंट्री से मुझे याद आया वैसे कि, और जिस तरह से आपने कहा कि हमें ये देखना है कि ये साल ख़त्म हो रहा है तो लोगों को याद आई, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम उन लोगों को भी थोड़ा सा याद करें कि जिन्हें 2021 में हमने खो दिया है। पाकिस्तान के ऐसे नामवर लोग, ऐसे लेजेंड्स जो नाकाबिले फरामोश रहेंगे आने वाले सालों में भी और ताहयात, मैं यही कहूँगी, क्योंकि वो लेजेंड्स
दोबारा हमें नहीं मिल सकते उस तरह से। तो आइए देखते हैं, एक आपको दिखाती हूँ, एक क्लिप है हमारे पास कि 2021 में जिन लोगों को हमने खोया, जो लोग हमसे बिछड़ गए, उनको एक दफ़ा याद कर लेते हैं। देखा आप लोगों ने 2021 में कितने लोग हमसे बिछड़ गए, और वाकई ये बात सही है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलेंगे नहीं, नायाब हैं हम। और वाकई ये वो हमारे मुल्क के नायाब लोग हैं जिन्हें हम सिर्फ अपनी यादों में ही याद रख सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए। और अपने हम शो को आगे बढ़ाते हैं, और चूँकि साल का आखिरी दिन है जनाब, तो और कनान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो पूछते हैं इनसे कि आने वाला साल कैसा रहेगा। जी आज मैं न्यूमरोलॉजी से बता दूं, उस दिन हमने ज़ोडिएक साइन हाँ, किए आप थे। न्यूमरोलॉजी से बता दीजिए, या फिर अगर आप हमें लाइव कॉल्स करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें लाइव कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ होगा और आप कॉल कीजिए हमें। अच्छा, पहले ये बताइए कनान भाई, आपकी इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? देखिए इस साल की सबसे पहले तो ये है कि जितना वो क्या कहते हैं 2020 में और 21 में लॉस हुआ है उसको रिकवर करना है, क्योंकि बहुत कम काम जो है महंगाई कर दो किया है। बिल्कुल ऐसी है, बहुत कम काम कर पाए हैं, और वर्क फ्रॉम होम हमने सीखा है 2021 में। और 2021 की मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ेगा और फिजिकली एक्टिविटीज़ कम होंगी। तो हमने देखा ट्रैवलिंग भी कम हुई, लेकिन हमने वर्क फ्रॉम होम, सोशलाइजिंग कम हो गई, लेकिन सोशलाइजिंग तो मुझे लगता है अब भी बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अब 2022 की अगर बात करें तो 2022 का जो अदद है 2 + 0 + 2 + 2, इसको जमा करने से अदद 6 बनता है। 6 का जो अदद है ये वीनस का अदद है, और वीनस एक लग्जरी प्लैनेट है, इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, पुरसकून बनाने में, आरामदेह बनाने में और ज़िंदगी का लेवल अप करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2022 रिकवरी का, रिलीफ का साल होगा तो ये गलत नहीं होगा। क्या हमारे मुल्क के लिए भी ये अच्छा साल साबित होगा आने वाला इंशाअल्लाह ताला? बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए अच्छा साल होगा, क्योंकि जब नंबर चेंज होता है तो पूरी दुनिया के लिए चेंज होता है। जैसे हमने देखा 2021 में जब ट्रैवलिंग पे प्रॉब्लम आई या फिर हमने टेक्नोलॉजी की यूज़ की बात की, तो वो पूरी दुनिया के लिए थी, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के आप अदादोशुमार को जमा करेंगे तो नंबर सेम ही आएगा। इसलिए इम्पैक्ट और इफेक्ट सेम रहेंगे, और साल का पूरा तो एक सबके लिए एक ही होता है। सबके लिए एक ही है। तो इसमें यह है कि ये रिलीफ का आदत होगा इंशाल्लाह, और इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी इंसान की लाइफ में।
और इंसान को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ज़्यादातर जो ज़ोडिएक साइन है उनके लिए भी अच्छा साल होगा। हर ज़ोडिएक साइन के लिए प्रोग्रेस का मौका ज़रूर होगा, कुछ के लिए कम, कुछ के लिए ज़्यादा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि 2021 में 20 में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। 2022 में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ सब ज़ोडिएक साइन को, सब नंबर के लोगों को मिलेंगी। जिस भी डेट ऑफ बर्थ को आप पैदा हुए हैं वो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से थोड़ी कम हो सकती हैं, थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। फिर जिस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है आप उसमें एफ़र्ट्स करें, जिसमें कम है उसमें कम एफ़र्ट्स करें। तो न्यूमरोलॉजिकली मैं आपको एक बताता चलूँ, सबसे पहले जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं वो नंबर 1 के, अदद 1 के लोग कहलाते हैं न्यूमरोलॉजी में। उनके लिए ये साल घर के हवाले से सबसे ज़बरदस्त साल है। यानी कनान भाई, इंटरप्ट करने के लिए माजरत, आप मुझे बताएं कि आप ये डेट्स बता रहे हैं या 1 से 10 तक की तारीख बता रहे हैं? नहीं, ये मैं डेट्स बता रहा हूँ। 1, 10, 19 और 28 इन तारीखों को पैदा होने वाली 1, 10, 19 और 28 उनके बारे में बताएं। लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है शेखुपुरा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है हम। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है, बहुत मजे का प्रोग्राम है, बहुत कुछ सुनने में, बहुत कुछ अमल करने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका इस साल का? कुछ मैं सोचा? ये कह रही हूँ कि मेरे मियाँ फौत हो गए हैं, तो मेरा बेटा 21 साल का है, तो वो जिद कर रहा है बाहर जाने की। आया वो जा सकता है? अच्छा जी, आपने बेटे का नाम पूछना चाहेंगे? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। मेरे बेटे की डेट है 25 मई 2001। 25 मई 2001। नाम पूछना है कि नाम है उसका मोहम्मद इनाम। इनाम? जी जी। अच्छा, मोहम्मद इनाम नाम है उनका। और 22 मई 25 मई 25 मई 25 जी जी 25 मई 2001। सही। अभी तो काफ़ी यंग हैं, ये छोटी एज के हैं। जी जी जी। आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ को मैंने कैलकुलेट किया है, तो 2023 के अप्रैल से लेके 2024 के एंड तक वो बाहर जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम पीरियड जो है ये 2023 के एंड में हो सकता है। 2023 का साल उनके आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए लकी है। उससे पहले आप लोग कहीं पे एफर्ट्स कम ही करें या ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आप डिपॉजिट दे देते हैं इस तरह की सूरत में, तो वो फिर डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा 2023 में बाहर जाए तो फिर आपको 2023 के आगाज़ से ही एफ़र्ट्स करनी चाहिए। 2022 में आप कहीं इन्वेस्टमेंट इस हवाले से ना कीजिएगा, टाइम उनके लिए फेवरेबल नहीं है। 2023 उनके लिए बहुत अच्छा साल आने वाला है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया है और आप उसी को फॉलो करेंगी। 2023 आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा है बाहर जाने के लिए, तो उसी में कोशिश कीजिएगा। बहुत लकी साल है माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए जी। अच्छा कनान भाई, आप बता रहे थे कि जो 10, 19 जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं उनका अदद 1 बनता है। नंबर 1 के लोगों के लिए ये साल अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने का साल है। अगर आप नंबर 1 के हैं और आप शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं या शादी हो चुकी है तो औलाद या घर के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बिज़नेस में थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा आपका, अगर बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, करियर के हवाले से थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा, लेकिन ग्रेजुअली आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे और जुलाई अगस्त आपका पीक टाइम है। तो इंशाल्लाह आपकी जो विशेज़ हैं उसको हार्ड वर्क से आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 के लोगों के लिए की ऑफ सक्सेस इस साल में ये है कि आपने हार्ड वर्क करना है। आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली मिड ऑफ द ईयर में इंशाल्लाह आपकी विशेज़ जो हैं वो पूरी होती ही आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, मुनीज़ा कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं वरदा आप? बिल्कुल ठीक मुनीज़ा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाह रही थी। जी जी पूछिए। मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि आने वाला साल मेरी ज़िंदगी में किस तरीके से साबित होगा, क्योंकि आपको पता है पिछला साल तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहा, बहुत से बुरी चीज़ें भी देखी। तो मुनीज़ा, तारीख़ पैदाइश बता दीजिए अपनी।
5 अक्टूबर 1991। 5 अक्टूबर 1981। 91। 91, 5 अक्टूबर 1991 लिब्रा हैं आप। जी। सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ा आपकी कॉल करने का। ब्रेक का वक्त हो गया है, हम आपकी सवाल का जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग्स और हमारे साथ मौजूद हैं कन्नान चौधरी, जो आपको बताएंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा ज़ोडिएक साइन को लेके। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज से। बिल्कुल एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज लोगों की अगर बात करूं तो साल के आगाज़ में ही एरीज को अपनी जॉब और करियर के हवाले से थोड़े से सख्त डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे एरीज अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, और जिसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अभी इस सिचुएशन का सामना करने का बेस्ट टाइम है। तो साल के आगाज़ से ही आप लोगों को अपनी जॉब या करियर को लेके कुछ सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन ये क्रूशल टाइम आप लोगों के लिए ज़रूर है। जनवरी और फरवरी 2022 एरीज़ आप लोगों को बड़े एहतियात के साथ अपने करियर को लेके चलना है। डिसीजन अहम ज़रूर लेने हैं। आपकी प्रॉब्लम्स भी हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ, जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके पार्टनर्स के साथ। लेकिन आपको पॉलिटिकली थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाएंगे तो फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। आपकी इम्प्रूवमेंट का टाइम पीरियड जो है वो मार्च 2022 से ऑनवर्ड शुरू होगा और फिर आपके लिए लकी टाइम रहेगा 2 से 3 महीने का, जिसमें आप इम्प्रूव कर सकेंगे अपने करियर को। रिलेशनशिप की अगर बात करूँ एरीज़, तो रिलेशनशिप सेक्टर में आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। और जो एरीज़ शादीशुदा हैं, ये टाइम पीरियड काफ़ी अरसे के बाद ऐसा आ रहा है कि एरीज़ अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देते हुए नज़र आएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि बाहर से बहुत ज़्यादा धोखे आपको देखने को मिल चुके होंगे 2 महीने बाद। तो मार्च 2022 से ऑनवर्ड करियर के हवाले से आपका टाइम पीरियड अच्छा है। हेल्थ पे आपको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस एरीज़ रखने की ज़रूरत है। वो कि आपकी हेल्थ पिछले सालों में काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन अब आपको हेल्थ के हवाले से काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। तो ये आपका 2022 को जो मैं सम अप करूं तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे आपको गौर करना चाहिए। कन्नान भाई, आपने बताया एरीज़ वालों के बारे में कि उनको जॉब के हवाले से कुछ सख्त मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो वो किस तरह की, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से छोड़ें या स्विच करें, इस तरह से तो सही स्विच फैसला करने करें? एम्प्लॉयमेंट के हवाले से फिर उनको उनके कोलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स टफ टाइम दे रहे थे। तहम्मुल से आप काफ़ी टफ टाइम फेस कर रहे थे एरीज़ अपने करियर में। तो अब वो डू एंड डाई सिचुएशन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब उनके लिए ये है कि या तो इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और या फिर क्विट किया जाए। सही। तो अगला है बुध सौर यानी कि टॉरस। वैसे टॉरस वाले बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो देखते हैं कि आने वाला साल टॉरस के लिए कैसा होता है। बिल्कुल जैसे कि पहले ब्रेक ले लेते हैं कन्नान भाई, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको टॉरस के बारे में बताएंगे। जी जनाब, वापस आ गए हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने सुना कि एरीज़ का आने वाला साल कैसा रहेगा। अब जल्दी से चलते हैं टॉरस वालों की तरफ कि उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। टॉरस लोगों की अगर बात करूं तो 2022 इनके लिए बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल है। आपने अपनी ओवर थिंकिंग और लेजीनेस को ओवरकम करना है। जितना हार्डवर्क करेंगे, बल्कि जितनी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतने रास्ते खुलते जाएंगे आपके लिए। आपके करियर के लिए बेहतरी का साल है। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साल है और आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है। तो टॉरियंस, जो आप वेट कर रहे थे, जिस टाइम पीरियड का आइडियल टाइम पीरियड आपको मिल गया है, इसमें आपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। इंशाल्लाह किस्मत आपका पूरा साथ देगी। और जो टॉरियंस शादी के लिए या जायदाद के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसमें सक्सेस पाएंगे। नेक्स्ट जेमिनाई। जेमिनाई लोगों की अगर बात करूँ तो जेमिनाई लोगों को सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। हेल्थ का सेक्टर थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, स्पेशली मिड ऑफ ईयर तक। फिर उसके बाद आपने अपने रिलेशनशिप को भी मैनेज करके चलना है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। बिज़नेस जो जेमिनाई करते हैं उनके लिए साल बेहतरी का साल है। जॉब वाले लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात है आगाज़ में, लेकिन फिर मई जून के बाद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है जेमिनाई लोगों के लिए। नेक्स्ट
कैंसर लोगों की अगर बात करूं तो कैंसेरियन के लिए ये साल सबसे पहले तो उनके रिलेशनशिप के लिए इम्प्रूवमेंट का साल है, लेकिन वहीं पे आपको अपने करियर पे थोड़ा सा मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कैंसेरियन आप जॉब करते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने में मिलेंगी। अगर बिज़नेस करते हैं तो फिर आफ्टर मिड ऑफ ईयर आपको इम्प्रूवमेंट मिलती हुई नज़र आएगी। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, स्पेशली अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड कोई मसला है तो आपने ज़रूर उसका ख्याल रखना है। फिर उसके बाद बात करें लियो की, तो लियोज़ के लिए ये टाइम पीरियड बहुत लकी टाइम पीरियड का आगाज़ होगा। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होगा लियोज़ आपका, पहले 2 महीने आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे अपने बिज़नेस और करियर को लेके जाएंगे। जॉब के हवाले से भी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। रिलेशनशिप एक्सीलेंट चलता हुआ नज़र आ रहा है लियोज़ के लिए, और ये टाइम पीरियड लियोज़ आपको 3-3.5 साल के बाद मिल रहा है। इतना लकी टाइम पीरियड, तो आपने जितने भी प्लान्स किए हैं उनको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएं। इंशाल्लाह किस्मत आप पे मेहरबान नज़र आएगी। और जो लियोज़ शादी करना चाहते हैं उनके लिए आइडियल टाइम है, और लव मैरिज होने के चांसेस भी मौजूद हैं 50-60%। सब विर्गो की बारी। विर्गो लोगों की अगर बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से विर्गोस का टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी उसमें, औलाद के हवाले से या घर के हवाले से भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। विर्गोस आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जो उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा है, अपनी एफर्ट्स को बढ़ा दें। और इसके अलावा करियर और जॉब में थोड़ा सा आपको जो है ना, बिज़नेस है या जॉब है, थोड़ा सा उसमें केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करेंगे तो वो रिस्की हो सकती हैं, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त भी आपको लीगल पेपर्स को भी दोबारा रीड करने की ज़रूरत रहेगी, किसी से मशवरा कर लें। तो वर्गो के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो है लिब्रा। लिब्रा लोगों की अगर बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से लिब्रास का टाइम पीरियड थोड़ा सा मुश्किल है, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। वो आप कर लेंगे मैनेज, क्योंकि लिब्रा हमेशा आप ट्रिकी चीज़ें करते हैं रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन करियर के हवाले से आपका टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अप्रैल 21, 2022 के बाद आपका करियर और जॉब नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर सफ़र करना चाहते हैं और लिब्रा है तो थोड़ी सी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ सकती हैं। मिड ऑफ ईयर के बाद चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लिब्रा के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लोगों की अगर बात करूँ तो वो अपने प्लान्स को जो 2021 में बनाए थे एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, और ये आइडियल टाइम पीरियड है स्कॉर्पियंस आपके लिए। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी वो भी आप सॉर्ट आउट इन काइंड कर लेंगे कि आपको नज़र आ चुका है कि कौन कौन प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहा था। उन लोगों को अवॉइड करने में आप कामयाब हो जाएंगे, और बिज़नेस और जायदाद को लेके या अपनी जॉब को लेके ये टाइम पीरियड बेहतरीन है। यहाँ पर आप एग्जीक्यूशन के मराहल से गुजरेंगे, और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साल है। जो आपकी प्लानिंग्स थी आपकी जायदाद, बिज़नेस या जॉब को लेके, वो कहीं ना कहीं ख्वाहिशात आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगला सजिटेरियस। सजिटेरियस लोगों की बात करूँ तो सजिटेरियस के थोड़े से अखराजात साल के आगाज़ में ज़्यादा रहेंगे। अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट डिले हो सकती है, यानी रिकवरीज डिले हो सकती हैं आपकी। लेकिन बाय मार्च 2022 से ऑनवर्ड आपका लकी टाइम का आगाज़ हो जाएगा। रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट है, अखराजात को भी ओवरकम कर लेंगे, तो ओवरऑल ये साल आपके लिए ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। अगर घर ख़रीदना चाहते हैं सजिटेरियस तो बेस्ट टाइम है। फिर सजिटेरियस के बाद करण भाई टाइम खत्म हो रहा है हमारा, आप जल्दी से कैप्रिकॉन के बारे में और एरीज के बारे में। कैप्रिकॉन की अगर बात करूं तो जो कैप्रिकॉन्स बिजनेस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, रिलेशनशिप का बहुत अच्छा टाइम है। एक्वेरियस की अगर बात करूं तो उनके लिए रिलेशनशिप और करियर दोनों में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, तो उनको केयर करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट पाइसिस की अगर बात करूं तो पाइसिस आप लोगों के लिए लकी साल है, लेकिन थोड़ा सा आगाज़ में प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कनान भाई। और जनाब शो ख़त्म हो चुका है हमारा, ये साल का आखिरी शो था हमारा। पीर को जब हमारी सुबह मुलाकात होगी आपसे तो हम नए साल में कदम रख चुके होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे शोज़ पसंद आए होंगे। हमारी दुआ है कि आने वाला साल सबके लिए खुशियों का साल लेके आए, आमीन सुम आमीन। थैंक यू कनान भाई वंस अगेन। एंड फिर आपसे मुलाकात होगी अब जनवरी 2022 पे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी न्यू ईयर।